Hello dear all students. So now I am going to explain you ATP synthesis through the chemiosmosis. Chemiosmosis hypothesis or chemiosmotic hypothesis, also known as a proton pump, because in this hypothesis there is a relation of a production of ATP molecule through the movement of a proton ions. That's why it is also called as a proton pump. केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस को हम प्रोटॉन पंप भी कहते हैं बिकॉज यहाँ पे प्रोटॉन मॉलिक्यूल जब इनर मेम्ब्रेन से आउटर मेम्ब्रेन की तरफ ये मूवमेंट करते हैं तब एटीपी मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होते हैं और तभी हम केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस को प्रोटॉन पंप भी कहते हैं। केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस ये एक मेन वो हाइपोथेसिस है जो हमें एक्सप्लेन करता है कि एटीपी प्रोडक्शन कैसे होता है, टेक्निकली एटीपी प्रोडक्शन कैसे हो सकता है, हाउ एक्चुअली एटीपी इज सिंथेसाइज्ड इन द क्लोरोप्लास्ट। Chemiosmotic hypothesis has been put forward to explain mechanism of ATP production. This hypothesis was explained by the scientist called Peter Michael. चलिए हम डिटेल में देखते हैं कि एटीपी प्रोडक्शन कैसे हो सकता है। ये देखिए, जैसे एटीपी प्रोडक्शन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है वैसे ही एटीपी प्रोडक्शन क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी हो सकता है। जैसे एटीपी प्रोडक्शन रेस्पिरेशन प्रोसेस में माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है वैसे ही एटीपी प्रोडक्शन क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी होता है। सिर्फ इन दोनों के बीच में थोड़ा डिफरेंसेस होते हैं। यस, देयर इज वन डिफरेंस आर द प्रोटॉन एक्यूमुलेशन टुवर्ड्स द इनर साइड ऑफ मेम्ब्रेन इन द लुमेन। इन रेस्पिरेशन प्रोटॉन एक्यूमुलेशन इन द मेम्ब्रेन स्पेस ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया। जनरली क्लोरोप्लास्ट के अंदर मतलब केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस में प्रोटॉन जो है वो थाइलोकाइड मेम्ब्रेन में एक्यूमुलेट होते हैं और जब हम रेस्पिरेशन देखते हैं तो ये प्रोटॉन आयन माइटोकॉन्ड्रिया के मेम्ब्रेन के अंदर एक्यूमुलेट होते हैं। ये मेन डिफरेंस होता है। आइए चलिए डिटेल में देखते हैं केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस कैसे वर्क करता है। यहाँ पे देखिए, दिस इज अ P680 PS second. Yes, this is a wavelength second. This is PS second means photosystem second and this is PS1 which have a 700 nanometer wavelength. हमने देखा है PS second में जो क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल वेवलेंथ होती है वो 680 होती है, ये लाइट एब्सॉर्ब कर रहे हैं। और यहाँ पे P700 मतलब फोटोसिस्टम सेकंड में जो फोटोसिस्टम 1 में जो क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल होता है उनकी वेवलेंथ होती है 700 नैनोमीटर। तो फोटोसिस्टम 1 लाइट एब्सॉर्ब करके इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट करते हैं फोटोसिस्टम 1 की तरफ। फोटोसिस्टम 2 लाइट एब्सॉर्ब करके इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट करते हैं 1 की तरफ वाया इलेक्ट्रॉन कैरियर मॉलिक्यूल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। आइए स्टार्ट करते हैं डिटेल में, ठीक है। सी, अब यहां पे देखिए आप, सिंस splitting of water molecule takes place within the inner side of membrane, the proton hydrogen ions produce splitting of water molecule accumulate within the thylakoid. अब यहाँ पे देखिए ये है थाइलोकोइड मेम्ब्रेन। यहाँ पे फोटोलाइसिस ऑफ वाटर होता है मतलब स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। जब वाटर मॉलिक्यूल स्प्लिट होते हैं तब हाइड्रोजन और प्रोटॉन आयंस बाहर पड़ते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन और प्रोटॉन आयंस बाहर पड़ते हैं तो प्रोटॉन आयंस बेसिकली थाइलोकोइड मेम्ब्रेन के अंदर यहाँ पे एक्यूमुलेट होते हैं टेम्पररी वो यहाँ पे एक्यूमुलेट होते हैं। फिर उनकी यहाँ से मूवमेंट होगी। मूवमेंट कहाँ से होगी? अंदर से लेके बाहर तक मूवमेंट होगी। एज इलेक्ट्रॉन मूव्स थ्रू द फोटोसिस्टम प्रोटॉन्स आर ट्रांसपोर्टेड अक्रॉस द मेम्ब्रेन। दिस हैपन बिकॉज द प्राइमरी एक्सेप्टर इलेक्ट्रॉन विच इज लोकेटेड टुवर्ड्स आउटर साइड ऑफ मेम्ब्रेन। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फोटोलिसिस ऑफ वाटर होने के बाद प्रोटॉन यहाँ पे रह जाते हैं। फिर ये जो प्रोटॉन है वो प्रोटॉन को अंदर से लेके बाहर की तरफ जाना होता है, अंदर से लेके बाहर की तरफ। ऐसा क्यों? अब देखिए यहाँ पे जो हाइड्रोजन आयंस है यहाँ पे प्रोटॉन आयंस भी हैं, तो प्रोटॉन आयंस को अंदर से लेके बाहर तक जाना है। ऐसे बाहर क्यों जाना है उसके पीछे एक डायग्राम में आप देख सकते हो। यहाँ पे देखिए एटीपी सिंथेस एक एंजाइम है जो एटीपी का सिंथेसिस करेगी। और पोटेशियम आयन बाहर हम क्यों फेंक रहे हैं? क्योंकि ये देखिए ये है एडीपी मॉलिक्यूल, एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट मॉलिक्यूल। जब एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट मॉलिक्यूल एक फॉस्फेट इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के साथ बाइंड होगा तो क्या बन जाएगा? एटीपी मॉलिक्यूल बन जाएगा। तो हमें सिंपली हमें बेसिकली फॉस्फेट को मतलब एक फॉस्फेट ग्रुप को बाहर फेंकना है। कहाँ से बाहर फेंकना है? थाइलोकोइड मेम्ब्रेन से बाहर फेंकना है, ताकि वो जब एडीपी मॉलिक्यूल के साथ बाइंड होगा तब वो क्या बन जाएगा? एटीपी मॉलिक्यूल बन जाएगा।
अब यहाँ पे देखिए, light is captured by the accessory pigment of PS2 and turn into electron. They are transferring electron towards reaction center of PS2. तो जब रिएक्शन सेंटर ऑफ PS2 में इलेक्ट्रॉन आते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन कहाँ फेंकते हैं? PS1 की तरफ। लेकिन इनको 1 की तरफ भेजने के लिए इनको क्या जरूरी है? इलेक्ट्रॉन कैरियर मॉलिक्यूल जरूरी है। तो देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कैरियर मॉलिक्यूल है PQ, प्लास्टोक्विनाइन, फिर साइटोक्रोम B6F, साइटोक्रोम B, साइटोक्रोम 6, साइटोक्रोम F, ये 3 अलग प्रकार के होते हैं, और प्लास्टोसियानिन PC। तो ये तीनों के तीनों इलेक्ट्रॉन को कैरी करते हैं सिस्टम सेकंड से लेकर सिस्टम 1 की तरफ। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहे हैं, अब आप सोचोगे कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कहाँ से आ रहे हैं? PS2 में से PS1 में इलेक्ट्रॉन जा कहाँ से रहे? तो यहाँ पे जो फोटोलिसिस ऑफ वाटर होता है, तो फोटोलिसिस ऑफ वाटर होने के बाद वाटर जो इलेक्ट्रॉन जो जनरेट होते हैं वो इलेक्ट्रॉन PS2 में चले जाते हैं और PS2 से PS1 की तरफ जाते हैं वाया इलेक्ट्रॉन कैरियर मॉलिक्यूल। ठीक है, क्लियर हो गया आपके सामने? यहाँ पे फोटोलिसिस ऑफ वाटर होता है, उसमें हाइड्रोजन भी बनते हैं, इलेक्ट्रॉन भी बनते हैं और फॉस्फेट भी बनते हैं। इलेक्ट्रॉन PS2 की तरफ चले जाते हैं और PS2 में से PS1 की तरफ जाते हैं, और जब PS1 की तरफ जाते हैं तब जाके ATP मॉलिक्यूल बनते हैं, और यहाँ पे भी फॉस्फेट मॉलिक्यूल बाहर की तरफ भेजे जाते हैं। ऐसा क्यों? ATP सिंथेस इज वन एंजाइम विच इज मेड बाय 2 टाइप ऑफ कंपोनेंट। ATP सिंथेस, ये जो एंजाइम है ये 2 अलग अलग कंपोनेंट से बनी हुई है। एक कंपोनेंट है CF0, दूसरा है CF1। C का मतलब होता है कंपोनेंट, C का मतलब होता है कंपोनेंट, और माइटोकॉन्ड्रिया में F पार्टिकल होता है ना, फिलामेंट पार्टिकल। तो कंपोनेंट फिलामेंट पार्टिकल 0, कंपोनेंट फिलामेंट पार्टिकल 1। तो ये कंपोनेंट फिलामेंट पार्टिकल 0 फॉस्फेट को बाहर अंदर से, मतलब थाइलाकोइड मेम्ब्रेन से अंदर से बाहर की तरफ लेके आता है, और ये जो फॉस्फेट है वो ADP के साथ बाइंड होता है और क्या बन जाता है? ATP। ADP एडिनोसिन डाइफॉस्फेट प्लस 1 फॉस्फेट इज इक्वल टू एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो ये एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट बन गया। तो ये कंसेप्ट होती है, यस, इसे हम कहते हैं केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस। केमियोस्मोसिस रिक्वायर मेम्ब्रेन प्रोटॉन पंप। केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस में हमें प्रोटॉन पंप की जरूरत पड़ती है, बिकॉज ये जो मूवमेंट होती है फॉस्फेट की, ये पंप द्वारा होती है। पंप मतलब उसे पंप कहा गया है। पंप मतलब कोई मोटर जैसी पंप, सक्शन पंप नहीं होता है, ये पंप कहते हैं इसे। और ये पूरे पाथवे एक्सप्लेन करता है हमें ATP सिंथेसिस थ्रू केमियोस्मोटिक। थैंक यू। So guys, now we have one question front of us. Where are the ATP and NADPH used? ATP और NADPH कहाँ यूज होते हैं? लेकिन ये जो क्वेश्चन है वो हमारे NCERT में दिया हुआ है। इसे मैं एक टॉपिक के थ्रू एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन मेरा इससे पहले एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए कि ATP और NADPH आए कहां से? From where ATP and NADPH came? So I just tell you guys, during the process of a light reaction, which was taking place in the chloroplast at the day period of time, there was a production of 3 products like ATP, NADPH and oxygen। जब हम लाइट रिएक्शन कर रहे थे तो हमारे सामने 3 प्रोडक्ट प्रोड्यूस हुए थे। एक प्रोडक्ट था ATP, दूसरा प्रोडक्ट था NADPH और तीसरा प्रोडक्ट था ऑक्सीजन। ऑक्सीजन तो क्लोरोप्लास्ट में से बाहर चला जाता है, बच जाते हैं 2 प्रोडक्ट जिसे हम कहते हैं ATP और NADPH। तो अब मैंने पहले क्वेश्चन का आपको आंसर दे दिया। अब दूसरा क्वेश्चन हमारे सामने है कि ATP और NADPH ये कहां यूज होते हैं, तो मैं आपको इसका आंसर बताता हूं। After the process of light reaction, we are moving towards a dark reaction, and in the dark reaction, ATP and NADPH are used. ATP and NADPH are used in biosynthetic phase. अब ये बायोसिंथेटिक फेज क्या है? बायोसिंथेटिक फेज मींस प्रोडक्शन ऑफ शुगर, एंड दैट्स व्हाई वी कॉल्ड इट एज अ डार्क रिएक्शन। ये देखें, ATP और NADPH कहां यूज होते हैं? तो ATP और NADH बायोसिंथेटिक पाथवे में यूज होते हैं, बायोसिंथेटिक फेज में यूज होते हैं। ये एक ऐसा फेज है जिसमें हम शुगर का प्रोडक्शन करते हैं। और आप सोचो, हम जो चैप्टर देख रहे हैं फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स, तो उसमें फोटोसिंथेसिस का मेन पर्पस क्या होता है? फोटोसिंथेसिस का मेन पर्पस होता है प्रोडक्शन ऑफ अ शुगर।
तो हम बायोसिंथेटिक पाथवे में क्या प्रोड्यूस करते हैं, शुगर प्रोड्यूस करते हैं। अब आप एक चीज याद रखिए कि बायोसिंथेटिक फेज में लाइट की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। इन द बायोसिंथेटिक पाथवे देयर इज नो नीड ऑफ अ लाइट, बट the product of a light reaction are needed such as ATP and NADPH. Are you getting guys? बायोसिंथेटिक पाथवे में लाइट की बिल्कुल भी जरूरत नहीं, लेकिन लाइट रिएक्शन से जो प्रोडक्ट मिले हमें ATP और NADPH उनका यूज होता है। और अगर लाइट का यूज नहीं है तो बायोसिंथेटिक पाथवे को हम और क्या कह सकते हैं, हम इसे क्या कह सकते हैं, डार्क रिएक्शन कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, डार्क रिएक्शन। सो डार्क रिएक्शन से क्या प्रोड्यूस होता है, प्रोडक्शन क्या होता है, शुगर प्रोड्यूस होता है। तो सिंपल आप लोगों के सामने इस क्वेश्चन का आंसर मिल गया कि एटीपी और एनएडीपीएच कहां यूज होते हैं। तो एटीपी और एनएडीपीएच2 ये डार्क रिएक्शन में मतलब बायोसिंथेटिक पाथवे में यूज होते हैं, और इस बायोसिंथेटिक फेज से हम क्या बनाते हैं, शुगर बनाते हैं, मतलब मेन प्रोडक्ट बनाते हैं। अब मैं आपको एक सिंपल से एग्जांपल बता रहा हूं। जैसे एक साइंटिस्ट थे मेल्विन कैल्विन, ठीक है। तो मेल्विन कैल्विन एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने क्लोरेला अलगी के अंदर क्लोरेला अलगी को इन्होंने एक फ्लास्क में रखा और उसमें उन्होंने कार्बन 14 ट्रेसर मॉलिक्यूल ऐड कर दिया। तो उन्होंने ये नोटिस किया कि कार्बन 14 मॉलिक्यूल अगर ट्रेसर मॉलिक्यूल उस फ्लास्क में रखता हूं तो कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी डबल हो जाती है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी प्लांट में डबल एब्जॉर्ब होती है तो फोटोसिंथेसिस का कॉन्सेंट्रेशन मतलब फोटोसिंथेसिस की क्वांटिटी भी ज्यादा बढ़ेगी और अल्टीमेटली ग्लूकोज जो प्रोड्यूस होता है, शुगर जो प्रोड्यूस होता है, उसकी क्वांटिटी भी बढ़ जाएगी। तो मेल्विन कैल्विन साइंटिस्ट ने इन्होंने ये प्रूफ किया कि फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड का काफी इंपॉर्टेंट रोल होता है, और इन्होंने ये प्रूफ किया पहली रिएक्शन में। मैं आपको बता रहा हूं, पहली रिएक्शन होती है कार्बोक्सिलेशन। अब कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन क्या है, देखिए। Carboxylation is the first step of a dark reaction. Carboxylation is the first step of a dark reaction in which atmospheric carbon dioxide combined with a 1,5-ribulose bisphosphate, ऐसे हम शॉर्ट में RUBP भी लिखते हैं, in presence of enzyme RUBP carboxylase, in presence of enzyme RUBP carboxylase get converted into 3PGA. What is stand for? 3-phosphoglyceric acid. कितने कार्बन वाला प्रोडक्ट है ये है 3 कार्बन वाला प्रोडक्ट है। इसके लिए हम मेल्विन कैल्विन ने जो पाथवे डेवलप की थी उस पाथवे को हम कहते हैं कैल्विन साइकिल। क्या कहते हैं उसे? उस पाथवे को हम कहते हैं कैल्विन साइकिल। कैल्विन साइकिल also known as a C3 pathway, and this one is also found in C3 plants. अब आप ये कंसेप्ट समझ लीजिए क्या होता है। देखिए, जितने भी प्लांट हैं उनमें से जो प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड को 1,5-राइबुलोस बिसफॉस्फेट के साथ बाइंड करता है और पहला प्रोडक्ट अपना 3 कार्बन वाला बनाता है, उन प्लांट को हम कहते हैं C3 प्लांट। और वो कौन सा पाथवे दिखाते हैं? वो पाथवे दिखाते हैं C3 पाथवे। और उस पाथवे को, उस साइकिल को हम क्या कहते हैं? कैल्विन साइकिल। क्यों? क्योंकि मेल्विन कैल्विन नाम के साइंटिस्ट ने उसे डिस्कवर किया था। अब आपके सामने ये बड़ा क्वेश्चन है कि C3 प्लांट मतलब कौन से प्लांट? दुनिया में इतने सारे प्लांट है तो कौन से प्लांट होते हैं? जनरली जितने डाइकोट प्लांट होते हैं ना वो सब C3 प्लांट होते हैं। जितने भी डाइकोट, जैसे मैंगो है, मैंगो की सीड 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है तो डाइकोट है। यस, सनफ्लावर 2 पार्ट में डिवाइड होती है तो वो डाइकोट है। पी भी 2 पार्ट में डिवाइड होते हैं तो डाइकोट है। ग्राउंडनट भी 2 पार्ट में डिवाइड होते हैं तो ये डाइकोट है। तो जितने भी डाइकोट प्लांट है वो सभी के सभी C3 प्लांट है। C3 प्लांट मतलब उनमें डार्क रिएक्शन की पहली रिएक्शन, डार्क फेज की पहली रिएक्शन, डार्क रिएक्शन की पहली फेज कार्बोक्सिलेशन, जिसका पहला प्रोडक्ट आएगा 3 कार्बन वाला। कौन सा? फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। तो उन प्लांट को हम कहते हैं C3 प्लांट। वो जो पाथवे दिखाते हैं उस पाथवे को हम कहते हैं C3 पाथवे, और उस पाथवे का दूसरा नाम है कैल्विन साइकिल, बिकॉज मेल्विन कैल्विन नाम के साइंटिस्ट ने वो परफॉर्म किया हुआ था। ठीक है, वो डिस्कवरी की थी। मेल्विन कैल्विन नाम के साइंटिस्ट ने एक और साइंटिस्ट की भी मदद ली थी जिसे हम बेंसन कहते हैं। तो तभी इस पाथवे को कोई बुक, कुछ बुक्स में ऐसा भी लिखा होता है कैल्विन बेंसन साइकिल। कैल्विन बेंसन साइकिल। ये तो हुई चलो C3 प्लांट के बारे में। तो क्या दुनिया के सभी प्लांट
पहला प्रोडक्ट 3 कार्बन वाला ही बनाते हैं? ऐसा जरूरी नहीं है। क्या दुनिया के सभी प्लांट 3 कार्बन वाला ही प्रोडक्ट बनाते हैं पहला? ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं। तो ये देखिए दूसरे एक आते हैं HSK पाथवे। HSK पाथवे डार्क रिएक्शन में 2 पाथवे होते हैं, एक होता है केल्विन साइकिल और दूसरा होता है HSK पाथवे। HSK मतलब हेच, स्लेक और कोर्शक। मैं आपको आगे डिटेल में पढ़ाऊंगा। हेच, स्लेक और कोर्शक ये 3 साइंटिस्ट है जिन्होंने C4 पाथवे स्टडी किया हुआ था। किसके अंदर? C4 प्लांट्स के अंदर। अब C4 प्लांट कौन होंगे? सभी मोनोकोट प्लांट कौन होते हैं? सभी मोनोकोट प्लांट कौन होते हैं? C4 होते हैं। अब इनके अंदर रिएक्शन कैसे होगी? इनके अंदर रिएक्शन ऐसी होगी, CO2 एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड इज एक्सेप्टेड बाय PEP phosphoenol pyruvate in presence of enzyme phosphoenol pyruvate carboxylase. It get converted into 4 carbon containing compounds such as oxaloacetic acid. How much carbon? 4. It is oxaloacetic acid. तो ये देखिए कुछ ऐसे प्लांट है जो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ बाइंड होने के बाद 3 कार्बन वाला प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं। तो उन प्लांट को हम कहते हैं C3 प्लांट। और जो प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेप्ट करने के बाद पहला प्रोडक्ट 4 कार्बन वाला बनाते हैं, तो उन प्लांट को हम क्या कहते हैं? C4 प्लांट। यस, इफ अ प्लांट आर एब्सॉर्बिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड मेकिंग देयर फर्स्ट प्रोडक्ट of a dark reaction as a 3 carbon containing such as a phosphoglyceric acid, such plants are known as a C3 plant. Their pathway is a C3 pathway, also known as a Calvin cycle, because Calvin discovered C3 pathway. And if a plant are producing first product of carboxylation as a 4 carbon containing such as oxaloacetic acid, such plants are called as a C4 plant and their pathway is called C4 pathway. And this pathway is also known as a HSK pathway because it was collectively studied by the 3 scientists, Hatch, Slake and Korshak. So दुनिया में जितने भी प्लांट होते हैं वो 2 ही कैटेगरी में डिवाइड होते हैं। पहली कैटेगरी है C3, दूसरी है C4। C3 में सभी डाइकोट प्लांट आते हैं, C4 में मोनोकोट, जैसे जवार, बाजरा, मेज, वीट, ठीक है, ये सभी के सभी मोनोकोट उसमें आते हैं। जैसे शुगर कैन है तो शुगर कैन भी इसी कैटेगरी में आता है। तो ये है हमारा ATP और NADPH कहाँ यूज होते हैं? तो ATP और NADPH तो शुगर फॉर्म करने में यूज में होते हैं। So guys, we have one small concept in front of us, the primary acceptor of CO2. तो हमारे NCERT में कंसेप्ट ये प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ CO2। तो ये जो कंसेप्ट है इसके आगे वाले टॉपिक में काफी अच्छी तरह से एक्सप्लेन की जाती है, बिकॉज वहां पे हम केल्विन साइकिल और HS के पाथवे को डिटेल में स्टडी करते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ CO2 कौन है। अगर हम C3 प्लांट देखते हैं तो C3 प्लांट में ये देखिए कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेप्ट कौन करता है? 5 कार्बन वाला कंपाउंड 1,5 RUBP. What is RUBP? RUBP stand for 1,5 ribulose bisphosphate. It is a 1,5 ribulose bisphosphate. How much carbon it contains? It contains 5 carbon. But in case if you are thinking about the you can say this is about the C3 plant. Now if you talk about the C4 plants, so in C4 plant something basically goes change, like a carbon dioxide combined with a 3 carbon containing compound like a PEP, stand for phosphoenol pyruvic acid, तो ये देखिए हमारे सामने है प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ CO2। तो ये CO2 है, इसका प्राइमरी एक्सेप्टर क्या है? ये वाला है, किसके अंदर? C3 प्लांट। और ये है CO2, इसका प्राइमरी एक्सेप्टर कौन है? PEP, 3 कार्बन वाला, किसके अंदर? C4 प्लांट। और C3 प्लांट में पहला जो प्रोडक्ट आता है वो 3PGA होता है, मतलब 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, 3 कार्बन वाला प्रोडक्ट, तभी तो हम इन प्लांट को C3 कहते हैं। और C4 प्लांट में पहला जो प्रोडक्ट होता है वो होता है ऑक्सैलोएसिटिक एसिड, ये 4 कार्बन वाला प्रोडक्ट होता है, तभी हम इन प्लांट को क्या कहते हैं? C4 प्लांट।
केल्विन साइकिल, फर्स्ट फेज ऑफ अ डार्क रिएक्शन। क्या होता है केल्विन साइकिल? देयर वाज अ वन साइंटिस्ट कॉल्ड मेल्विन केल्विन. He used a green algae called as a chlorella by using a carbon-14 as a tracer molecule. He found that by using a carbon-14 as a tracer molecule, this algae is absorbing more carbon dioxide. And if it is absorbing more carbon dioxide, ultimately the amount of glucose production is more. मेल्विन केल्विन नाम के साइंटिस्ट ने एक ग्रीन algae क्लोरेला उसे एक फ्लास्क में लिया, फिर उसमें कार्बन-14 ट्रेसर मॉलिक्यूल ऐड कर दिया. उन्होंने ये नोटिस किया कि कार्बन अलगी भी खुद एब्जॉर्ब कर सकती है और कार्बन-14 ट्रेसर मॉलिक्यूल भी, तो डबल अमाउंट ऑफ कार्बन एब्जॉर्ब हो रहा है. और अगर कार्बन डबल एब्जॉर्ब हो रहा है तो अल्टीमेटली ग्लूकोज का प्रोडक्शन भी डबल हो रहा है. तो उन्होंने ये नोटिस किया कि कार्बन की अगर क्वांटिटी डबल है तो फोटोसिंथेसिस भी अच्छा हो रहा है. तो कार्बन की वैल्यू उन्होंने एक्सप्लेन की हुई थी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस. और हमें पता है कार्बन ये बेसिकली रॉ मटेरियल है जो फोटोसिंथेसिस के लिए कंपलसरी यूज होता है. तो देखिए केल्विन साइकिल, इनको हम C3 पाथवे क्यों कहते हैं? बिकॉज केल्विन साइंटिस्ट ने ये प्रूफ किया हुआ था कि जब एटमॉस्फेरिक का केल्विन साइकिल ने डार्क रिएक्शन की पहली फेज मतलब कार्बोक्सिलेशन में ये प्रूफ किया कि अगर एटमॉस्फेयर का कार्बन डाइऑक्साइड 5 कार्बन वाले राइबोलोस बिसफॉस्फेट प्रोडक्ट के साथ बाइंड होता है, मतलब रॉ मटेरियल के साथ बाइंड होता है, तो प्रोडक्ट 3 कार्बन वाला बनता है. उसे हम कहते हैं PGA, 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, और तभी हम इसे कहते हैं C3 पाथवे. और ये किसमें पाया जाता है? C3 प्लांट में. C3 प्लांट मतलब जितने भी हमारे आसपास डाइकोट प्लांट है जिनकी सीड के 2 अलग अलग पार्ट होते हैं उनको हम कहते हैं डाइकोट प्लांट. तो डाइकोट प्लांट सभी कौन होते हैं? C3 प्लांट. जैसे यस मटर होते हैं मतलब P, ग्राउंडनट, यस मैंगो, सनफ्लावर, ये सब क्या है? डाइकोट है. तो डाइकोट में कौन सा पाथवे होता है? C3 पाथवे होता है. तो आइए चलिए हम बेसिकली देखते हैं. केल्विन साइकिल हैज अ 3 स्टेप. इट हैज अ 3 स्टेप. आई विल टेल यू ऑल दिस स्टेप इन वन बाय वन. So guys, in a Kelvin cycle there are 3 reactions. First reaction is always carboxylation, which decide whether the plant is a C3 or whether the plant is C4. कार्बोक्सिलेशन ये केल्विन साइकिल में सबसे पहली रिएक्शन होती है और ये डिसाइड करती है कि प्लांट C3 है या तो C4 है. ये कैसे पता चलता है? पहली रिएक्शन का प्रोडक्ट 3 कार्बन वाला अगर PG आता है तो उसे हम कहते हैं C3 प्लांट, और अगर पहली रिएक्शन का प्रोडक्ट ऑक्सैलोएसिटिक एसिड 4 कार्बन वाला आता है तो उसे हम कहते हैं C4 प्लांट. तो ये मेन डिफरेंस हो जाता है. अब ये देखिए पहले कार्बोक्सिलेशन, ये वाली रिएक्शन समझ लीजिए. एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड इज एक्सेप्टेड बाय 1,5 राइबोलोस बिसफॉस्फेट 5 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड. ये देखिए फिर से, एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड इज एक्सेप्टेड बाय 5 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड सच एज 1,5 ribulose bisphosphate in presence of enzyme ribulose bisphosphate carboxylase get converted into 2 molecule of a 3 phosphoglyceric acid compound. How much carbon containing? 3 carbon containing. ये देखिए कार्बोक्सिलेशन ये पहली रिएक्शन है जिसमें एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड 5 कार्बन वाले कंपाउंड 1,5 राइबुलोस बिसफॉस्फेट इससे कंबाइंड होता है और एंजाइम जो होती है उस एंजाइम को हम कहते हैं राइबुलोस बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज. ये एंजाइम 5 कार्बन वाले कंपाउंड राइबुलोस बिसफॉस्फेट का कन्वर्जन 2 अलग अलग टुकड़ों में कर देती है. अब ये देखिए एटमॉस्फेयर का कार्बन डाइऑक्साइड, मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूं. ये देखिए ये एटमॉस्फेयर का कार्बन डाइऑक्साइड है और किसके साथ बाइंड हो रहा है? ये एटमॉस्फेयर का कार्बन डाइऑक्साइड 5 कार्बन वाले कंपाउंड के साथ बाइंड हो रहा है. इस कंपाउंड का नाम है राइबोलोस बिसफॉस्फेट. अब ये जो रिएक्शन हो रही है यहां से इस 5 कार्बन वाले कंपाउंड के 2 अलग अलग टुकड़े हो जाते हैं. इसे हम कहते हैं PGA, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड. कितने कार्बन वाला है? 3. ये क्या है? ये भी है PGA, 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड. कितने कार्बन वाला है? 3. तो फॉस्फोग्लिसरिक एसिड ये 3 कार्बन वाले कंपाउंड 2 अलग अलग टुकड़े बनते हैं. मतलब टोटल कितने कार्बन वाला है? 6 कार्बन वाला है, लेकिन ये 2 अलग अलग कंपाउंड बनते हैं. एक PGA, दूसरा भी PGA. तो देखिए पहला प्रोडक्ट कौन से कार्बन वाला है? 3 कार्बन वाला है. तो आपके सामने जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो गई
इस कंसेप्ट को हम क्या कहते हैं, C3 पाथवे। किसने स्टडी किया होता है, मेल्विन कैल्विन ने, इसके लिए मैं कहते हैं कैल्विन साइकिल। और ये किसमें दिखता है, डाइकोट प्लांट में, जिसे हम C3 प्लांट कहते हैं। ठीक है, C3 प्लांट मतलब 3 कार्बन वाले प्लांट। तो सबसे पहला प्रोडक्ट अगर 3 कार्बन वाला है तो वो प्लांट हो गया सर C3 प्लांट। सेकंड स्टेप देखिए, रिडक्शन। इसमें हम ग्लूकोज बनाएंगे। तो ग्लूकोज कैसे बनता है वो मैं आपको क्लियरली बता रहा हूं। ये देखो, पहला प्रोडक्ट था हमारा PGA, 3 PGA। तो ये 3-phosphoglyceric acid enter into the reduction process in presence of enzyme triose phosphate isomerase, in presence of enzyme triose phosphate isomerase, and get converted into its isomer molecule, that is a dihydroxyacetone phosphate। dihydroxyacetone phosphate ये भी कितने कार्बन वाला, 3 कार्बन वाला। ये कितने कार्बन वाला था, ये भी बेसिकली रॉ मटेरियल है 3 कार्बन वाला। तो 3 कार्बन वाला जो रॉ मटेरियल है उसका प्रोडक्ट जो है वो भी 3 कार्बन वाला ही है। तो अब यहां पे देखिए 1 मॉलिक्यूल ऑफ PGL का फुल फॉर्म क्या है, ये देखिए 3-phosphoglyceric एसिड। कितने कार्बन वाला प्रोडक्ट है ये, 3 कार्बन वाला। ठीक है, 1 molecule of a PGL, 1 molecule of a 3-phosphoglyceraldehyde, how much carbon, 3 carbon, plus 1 molecule of a DHAP means 3 carbon dihydroxy, बाद में लिख लेना ये एसिटिक एसिड, ये दोनों का फुल फॉर्म लिख लेना। 3 कार्बन वाला मॉलिक्यूल PGL प्लस 3 कार्बन वाला मॉलिक्यूल डाइहाइड्रोक्सीएसीटोन फॉस्फेट। तो ये दोनों कंबाइंड होकर क्या बनता है, फ्रुक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट। कितने कार्बन वाला, 3 कार्बन प्लस 3 कार्बन 6 कार्बन। और फ्रुक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट के बाद ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है। और ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का डायरेक्टली कन्वर्जन किसमें हो जाता है, ग्लूकोज। तो हमारा प्रोडक्ट क्या है, ग्लूकोज। हम जो फोटोसिंथेसिस चैप्टर देख रहे थे उसमें पहला प्रोडक्ट, उसमें हमें प्रोडक्ट क्या बनाना था, प्रोडक्ट बनाना था ग्लूकोज। तो C3 प्लांट में देखो ग्लूकोज कौन से स्टेप में बना हुआ है, रिडक्शन। ठीक है, ग्लूकोज बनाने का और एक टेक्निक है, 12 मॉलिक्यूल ऑफ NADPH2। NADPH2 का फुल फॉर्म है निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट हाइड्रोजनेस। निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट हाइड्रोजनेस प्लस 18 मॉलिक्यूल ऑफ ATP, टुगेदर इट इज 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। तो ग्लूकोज बनाने की 2 टेक्निक है, 1 मॉलिक्यूल PGL प्लस 1 मॉलिक्यूल DHAP इज इक्वल टू 1,6 fructose 1,6 डाइफॉस्फेट and then it convert into glucose phosphate and finally उसका कन्वर्जन हो जाता है ग्लूकोज का। और ग्लूकोज बनाने के लिए और एक टेक्निक है, 12 मॉलिक्यूल ऑफ NADPH2 and 18 मॉलिक्यूल ऑफ ATP, दिस बिकम्स 1 ग्लूकोज। अब हमें रीजनरेशन करना है। रीजनरेशन किसका करना है, देखो सबसे पहले रॉ मटेरियल कौन सा था हमारे पास, RUBP। तो हमें RUBP को हमने तोड़ के क्या बनाया हुआ था, PGA ना। हमने RUBP को ब्रेक डाउन करके PGA मॉलिक्यूल बनाया था। अब हमने RUBP को तोड़ के जो PGA मॉलिक्यूल बनाया, अब हमें उसे PGA को फिर से रिफॉर्म करके मतलब क्या बनाना है, फिर से RUBP बनाना है। ये देखो पहले हमारे पास था RUBP राइबोलोज बिसफॉस्फेट, फिर हमने उसे तोड़ के 2 PGA मॉलिक्यूल बनाए। अब हमें फिर से RUBP बनाना है, मतलब क्या, रीजनरेशन, फिर से जनरेशन। तो ये कैसे हो सकता है, देखिए ATP मॉलिक्यूल एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट मॉलिक्यूल, कितने फॉस्फेट है इसमें, 3 ना। सो ATP मॉलिक्यूल एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट मॉलिक्यूल अंडरगो फॉस्फोरिलेशन टू फॉर्म ADP। ATP मॉलिक्यूल ये देखिए, समझ लो इसमें 3 ATP है। देखिए ये एक ATP है, ये एक ATP है, ये एक फॉस्फेट है, ये एक फॉस्फेट है, ये एक फॉस्फेट है, 3 फॉस्फेट है। अगर हम इसे फॉस्फोरिलेशन करते हैं तो मतलब एक फॉस्फेट निकल जाता है। तो अब कितने फॉस्फेट बचे, 1 और 2 फॉस्फेट बचे। तो इसे क्या कहते हैं, एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट। और ये देखिए RUBP का फुल फॉर्म क्या है, राइबोलोज बिसफॉस्फेट। बिस का मतलब होता है 2, और यहाँ पे देखिए एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट, डाई मतलब 2, राइबोलोज बिसफॉस्फेट एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट। डाई मींस 2 एंड बिस मींस 2। तो हो गए ना, ये भी 2 फॉस्फेट वाला हो गया और ये भी 2 फॉस्फेट वाला। तो पहले 2 फॉस्फेट वाला मॉलिक्यूल को हमने ब्रेक डाउन किया था, कार्बन 5 थे लेकिन फॉस्फेट कितने थे, 2। तो हमने उसे ब्रेक किया, अभी हमने फिर से उसे रीजनरेट किया हुआ है। तो इस कंसेप्ट को हमने कहा Calvin cycle is basically found in the C3 plant with all the dicot plant. It is also called as a C3 pathway because it forms the first product of a 3 carbon such as a phosphoglyceric acid. It has a 3-step carboxylation, reduction and regeneration.
So guys, now I'm going to explain you second phase of a dark reaction, that is a C4 pathway, जिसे हम C4 plant के अंदर देखते हैं. C4 pathway also known as a HSK pathway, just like a C3 pathway was discovered by the scientist Melvin Kelvin, so it was also known as a Kelvin cycle. Okay, and C4 pathway was first time studied by the three scientists such as Hatch, Schleck and Korshak. Hatch, Schleck and Korshak. That is why it is also called Hatch, Schleck, Korshak pathway, means HSK pathway. Short में हम इसे कहते हैं HSK pathway या तो C3 pathway. अब C3 pathway किसके अंदर पाया जाता है? C4 प्लांट के अंदर. C4 प्लांट कौन से हैं? वो सभी प्लांट जो कार्बोक्सिलेशन प्रोसेस में अपना पहला प्रोडक्ट, वो सभी प्लांट जो कार्बोक्सिलेशन प्रोसेस में अपना पहला प्रोडक्ट 4 कार्बन वाला प्रोडक्ट ऑक्जेलो एसिटिक एसिड बनाते हैं, उन सभी को हम कहते हैं C4 प्लांट. मतलब कौन हुए वो सभी मोनोकोट प्लांट है. जवार, बाजरा, मेज, शुगर केन, वीट, ये सभी के सभी मोनोकोट, जिनकी सीड के 2 पार्ट्स नहीं होते, एक ही पार्ट होता है, उन सबको हम कहते हैं मोनोकोट. और सभी के सभी मोनोकोट प्लांट C4 प्लांट में आते हैं. अब इस C4 प्लांट में जो ग्लूकोज बनता है, वहां पे भी बेसिकली 3 स्टेप लगेगी, जैसे कार्बोक्सिलेशन है, रिडक्शन है. ठीक है, यहाँ पे भी 3 स्टेप लगेगी, जैसे हमने केल्विन साइकिल में देखी हुई थी. लेकिन इन तीन रिएक्शन को स्टडी करने से पहले हमें क्रेन्स एनाटॉमी स्टडी करनी पड़ेगी. तो मैं आपको क्रेन्स एनाटॉमी मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पे समझाता हूं. सो गाइस, दिस इज क्रेन्स एनाटॉमी. जो भी C4 प्लांट होते हैं उनके लीफ में मेसोफिल टिश्यू, मतलब मेसोफिल सेल और बंडल शीथ सेल, इनका अरेंजमेंट ऐसा होता है कि ऐसे लगता है कि किसी के गले में नेकलेस पहना हुआ है. अब आप ये देखिए, क्रेन्स एनाटॉमी में 2 प्रकार के सेल्स होते हैं. एक होता है बंडल शीथ सेल और उसके सराउंडिंग में सेल्स जो होते हैं वो मेसोफिल टिश्यू. अब ये देखिए, ये जो सेल्स हैं ऑरेंज कलर के हमें दिख रहे हैं स्टेनिंग करने के बाद, तो ये है बंडल शीथ सेल, और उनको जो सराउंडिंग सेल्स हैं उनको हम कहते हैं मेसोफिल टिश्यू. आप हमेशा यहाँ पे देखिए, ये है बंडल शीथ, ये भी बंडल शीथ, ये भी बंडल शीथ, ये भी बंडल शीथ, और उनको जो चारों साइड से सर्कुलरली सराउंडिंग है उनको हम कहते हैं मेसोफिल टिश्यू. अब बंडल शीथ सेल्स जो होते हैं वो होते हैं अग्रेनल क्लोरोप्लास्ट. अग्रेनल क्लोरोप्लास्ट मतलब इनके अंदर ग्रेना नहीं है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर ग्रेना नहीं है, डायरेक्टली स्ट्रोमा है. और लेकिन ये जो मेसोफिल टिश्यू होते हैं वो होते हैं ग्रेनल क्लोरोप्लास्ट. इनके अंदर स्ट्रोमा भी होता है, इनके अंदर स्ट्रोमा के अंदर ग्रेना भी होता है. और प्लस मेसोफिल टिश्यू में PPase एंजाइम भी होती है, मतलब फॉस्फोइनोल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज एंजाइम भी होते हैं. ये रुबिस्को की एक प्रकार है. सो क्रेन्स एनाटॉमी इज आल्सो नोन एज अ नेकलेस एनाटॉमी and it is found in all C4 plant which are showing only one which are showing C4 pathway. तो C4 pathway मतलब C4 plant जो होते हैं C4 pathway दिखाते हैं वो सभी क्रेन्स एनाटॉमी दिखाते हैं. उनकी लीफ में आपको हमेशा ऐसा स्ट्रक्चर दिखाई देगा. आइए चलिए मेसोफिल टिश्यू में कौन कौन से रिएक्शन होते हैं और बंडल शीथ में कौन से रिएक्शन होते हैं वो देखते हैं. सो गाइस, जैसे अभी आपने क्रेन्स एनाटॉमी समझ लिया कि इसके अंदर 2 प्रकार के सेल्स होते हैं. एक होता है मेसोफिल टिश्यू या तो मेसोफिल सेल, और दूसरे होते हैं बंडल शीथ सेल. तो ये जो रिएक्शंस हैं, पहले 2 रिएक्शंस मेसोफिल टिश्यू में होती है और उसके आगे जो रिएक्शंस होती है वो बंडल शीथ सेल्स में होती है. कहां पे? बंडल शीथ में. तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट रिएक्शन इज कॉमन कार्बोक्सिलेशन व्हिच टेक्स प्लेस इन C3 as well as in C4. However, difference is in C3 there was a first product which was of 3 carbon PGA, but here there is a 4 carbon product oxaloacetic acid. How it formed? Let's begin. Carboxylation, this reaction takes place in mesophil cell. How? Atmospheric carbon dioxide is accepted by 3 carbon containing phosphoenol pyruvate. What is the full form? Its full form is phosphoenol pyruvate. Atmospheric carbon dioxide combines with 3 carbon containing compound phosphoenol pyruvate in presence of enzyme phosphoenol pyruvate carboxylase. We can also call it in short PEP case, phosphoenol pyruvate carboxylase, and get converted to first product such as a oxaloacetic acid. It is of a 4 carbon containing compound. That's why we call them as a C4 pathway, and this is found in C4 plant. Which plant?
ऑल मोनोकोट प्लांट, जो भी मोनोकोट प्लांट है वो सभी C4 प्लांट में है। सेकंड स्टेप देखिए रिडक्शन। अब पहला प्रोडक्ट आया है, पहली रिएक्शन को ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, तो अब वो रिड्यूस होगा। ऑक्सैलो एसिटिक एसिड undergo reduction inside the mesophyll cell, undergo reduction in presence of enzyme malate dehydrogenase, get converted into malic acid or aspartic acid as a product. This reaction also required a coenzyme such as NADPH2, full form आपको पता ही है, नहीं तो फिर से सुन लीजिए, nicotinamide adenine dinucleotide phosphate hydrogenase, nicotinamide adenine dinucleotide phosphate hydrogenase। अब हमारे सामने प्रोडक्ट आ गया मैलिक एसिड, मैलिक एसिड, ठीक है। तो अब ये देखिए, मैलिक एसिड ब्रोकन डाउन इनटू द 3 कार्बन प्रोडक्ट इन द बंडल शीथ सेल। तो पहले जो दो रिएक्शंस थे ना, वो कौन से रिएक्शंस थे? कार्बोक्सिलेशन एंड रिडक्शन। तीसरी एक्चुअली जो प्रोसेस होती है वो डीकार्बोक्सिलेशन होती है, लेकिन हमारे एनसीईआरटी में ऐसा नाम नहीं दिया हुआ है, तो हम डायरेक्टली समझते हैं। मैलिक एसिड जो प्रोडक्ट आया हुआ है यहाँ पे देखिए, मैलिक एसिड ब्रोकन डाउन इनटू 3 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड इनसाइड द बंडल शीथ सेल्स। अब ये देखिए, बंडल शीथ सेल्स डज नॉट हैव पीईपी केस, मतलब ये जो एंजाइम है वो मेसोफिल टिश्यू के अंदर अवेलेबल है, लेकिन बंडल शीथ सेल्स के अंदर अवेलेबल नहीं। ये एंजाइम मेसोफिल सेल्स के अंदर अवेलेबल है, लेकिन बंडल शीथ सेल्स के अंदर अवेलेबल नहीं है। तो सो शुगर फॉर्म इन मेसोफिल बाय C3 टेक्निक। तो शुगर कैसे फॉर्म होगा? शुगर C3 टेक्निक के जैसे फॉर्म होगा। जैसे हमने C3 में कैसे फॉर्म हुआ था, 1 molecule of PGL plus 1 molecule of DHAP, 3 carbon plus 3 carbon turn into 6 carbon, which forms a 1,6 fructose 1,6 diphosphate, which turn into glucose 6 phosphate, और उससे डायरेक्टली क्या बन जाता है? ग्लूकोज। तो ऐसे ही इसमें भी ग्लूकोज ऐसे बनेगा। तो एक चीज याद रखिए, C3 पाथवे यहाँ पे भी फॉलो होता है, क्योंकि बंडल शीथ सेल में कभी भी ग्लूकोज नहीं होता। ग्लूकोज फॉर्म कहाँ पे होता है? मेसोफिल सेल में। तो ये पीपी केस एंजाइम एब्सेंट होने के कारण जो ये 3 कार्बन वाला जो कंपाउंड बनता है, वो कंपाउंड फिर से मेसोफिल टिश्यू के अंदर चला जाता है, और वहां पे ये रिएक्शन होके फाइनल प्रोडक्ट बनता है हमारे सामने ग्लूकोज। तो ये था हमारा C4 पाथवे, ऑल्सो कॉल्ड एज C4 साइकिल और HS के पाथवे। हेलो गाइस, सो नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट फोटो रेस्पिरेशन। एक याद रखिए, काफी सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनको फोटो रेस्पिरेशन समझना काफी डिफिकल्ट लगता है, लेकिन मैं आज आपको उसे 5-7 मिनट में फोटो रेस्पिरेशन ऐसे समझाऊंगा कि आप कभी नहीं भूलोगे। यस, तो पहले इस कंसेप्ट का मतलब समझ लीजिए। फोटो मतलब सनलाइट, रेस्पिरेशन मतलब इवोल्यूशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। यस, सो respiration which takes place at a day period of time in a chloroplast of leaf is called photorespiration। जो रेस्पिरेशन दिन के समय डे टाइम में क्लोरोप्लास्ट के अंदर होती है उसे हम कहते हैं फोटोरेस्पिरेशन। टू अंडरस्टैंड फोटोरेस्पिरेशन we have to remember first step of a Kelvin cycle. What was the first step of Kelvin cycle, guys? First step of Kelvin cycle was carboxylation. And what was the reaction in the carboxylation? In the carboxylation, carbon dioxide was binding with a 1,5-ribulose bisphosphate, RUBP. Yes, ribulose bisphosphate. In presence of enzyme ribulose bisphosphate carboxylase। सही है, ये एंजाइम थी carboxylase bisphosphate, ribulose bisphosphate carboxylase, and it was forming PGA molecule, a 3 carbon containing compound। कितने मॉलिक्यूल थे? 2 molecule of PGA। याद आया? ये था सबसे पहले, मतलब केल्विन साइकिल में सबसे पहली जो फेज होती है, सबसे पहली जो रिएक्शन होती है वो होती है फर्स्ट CO2 फिक्सेशन, जिसमें क्या होता है? एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइंड विद 1,5-ribulose bisphosphate, एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइंड विद 1,5-ribulose bisphosphate in presence of enzyme ribulose bisphosphate carboxylase get converted into 2 molecule of a PGA, phosphoglyceric acid। इस रिएक्शन में क्या होता है? 3 कार्बन वाले 2 मॉलिक्यूल होते हैं। तो ये जो राइबुलोस बिस्फॉस्फेट है, इसका बेसिकली फुल फॉर्म ये होता है रूबिस्को। अब मैं आपको रूबिस्को का फुल फॉर्म बता रहा हूं, ये देखिए, राइबुलोस, RU स्टैंड फॉर राइबुलोस, BIS स्टैंड फॉर बिस
phosphate, bisphosphate, and C stand for carboxylase and O stand for oxygenase. Guys, ये फुल फॉर्म समझना ही काफी इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपको बता रहा हूँ, इस दुनिया में सबसे ज्यादा अगर कोई एंजाइम होगी तो वो होती है रूबिस्को। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा अगर कोई एंजाइम होगी, पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा अगर कोई लिविंग सिस्टम एंजाइम होगी तो वो होगी रूबिस्को। ऐसा क्यों, मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे ज्यादा देखिए नंबर किसका है, नंबर इसका है, ऑलमोस्ट एनिमल का नंबर है, लेकिन सबसे ज्यादा अगर देखा जाए तो लीफ का नंबर है। प्लांट का नंबर इतना नहीं, लेकिन लीफ का नंबर ज्यादा है। लीफ का नंबर ज्यादा है तो लीफ में फोटोसिंथेसिस करने वाली जो मेन एंजाइम होती है, फर्स्ट CO2 फिक्सेशन करने वाली, वो होती है रूबिस्को। तो रूबिस्को एंजाइम पूरी दुनिया में वर्ल्ड में सबसे ज्यादा है। अब मैं आपको रूबिस्को एंजाइम की एक स्पेशल फीचर्स बता देता हूँ। ये देखिए, सी this one is the Rubisco enzyme. Yes, this one is Rubisco enzyme. And one very important feature about the Rubisco enzyme, this is active site of Rubisco enzyme. ठीक है, एंजाइम लॉक-इन की मॉडल तो आपने सुना ही होगा, पढ़ा ही होगा कभी। तो ये रूबिस्को एंजाइम एक ऐसी एंजाइम है जो कार्बन डाइऑक्साइड को भी बाइंड हो सकती है और ये ऑक्सीजन के साथ भी बाइंड हो सकती है। रूबिस्को एंजाइम कार्बन डाइऑक्साइड के साथ भी बाइंड हो सकती है और ऑक्सीजन के साथ बाइंड हो सकती है। ये देखिए, राइबोलोस बिसफॉस्फेट, यस, कार्बोक्सिलेज मींस कार्बन डाइऑक्साइड के साथ बाइंड होने वाली, ऑक्सीजनेस ऑक्सीजनेस मतलब ऑक्सीजन के साथ बाइंड होने वाली। तो रूबिस्को एंजाइम ये एक ही एंजाइम ऐसी है जो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ भी बाइंड हो सकती है और कार्बोक्सिलेशन प्रोसेस कैरिड आउट कर सकती है, और ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ भी बाइंड हो सकती है क्योंकि ये ऑक्सीजनेस भी है। तो ये कार्बोक्सिलेशन भी कर सकती है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ भी बाइंड हो सकती है, और ऑक्सीजनेशन भी कर सकती है, मतलब ऑक्सीजन के साथ भी बाइंड हो सकती है। अब रहा सवाल ये कि अगर ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ बाइंड होती है, अगर ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ बाइंड होती है तो क्या होता है, देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस RuBP एंड इन प्रेजेंस ऑफ रूबिस्को एंजाइम गेट कन्वर्टेड इनटू 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ अ 3-फॉस्फोग्लिसरॉल। सही है, लेकिन अगर ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ बाइंड नहीं होती है, तो किसके साथ बाइंड होगी, ऑक्सीजन के साथ बाइंड होगी। और अगर ये ऑक्सीजन के साथ बाइंड होगी ना, तो हमारा जो प्रोडक्ट है वो 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड नहीं आएगा, क्या आएगा, उस प्रोडक्ट का नाम होगा 2-फॉस्फोग्लाइकोलेट। क्या प्रोडक्ट बनेगा, 2-फॉस्फोग्लाइकोलेट। और ये प्रोडक्ट कहां बनेगा, ये प्रोडक्ट बनेगा क्लोरोप्लास्ट के अंदर। फिर क्या होगा, देखिए, ये प्रोडक्ट अंदर जाएगा, किसके अंदर, पेरोक्सीसोम्स के अंदर, और पेरोक्सीसोम्स के अंदर जाने के बाद इसका कन्वर्जन हो जाएगा ग्लाइसिन अमाइनो एसिड में। अब आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, अगर आप एनसीईआरटी पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा, फोटो रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस ओनली इन C3 plants, not in C4 plants। फोटो रेस्पिरेशन सिर्फ C3 प्लांट्स में ही होता है, C4 में नहीं होता है। ऐसा क्यों, ये देखिए, रूबिस्को एंजाइम कार्बन डाइऑक्साइड के साथ भी बाइंड हो सकती है, ऑक्सीजन के साथ भी बाइंड हो सकती है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ बाइंड होगी तो PGA बनेगा और फाइनली उसके बाद क्या बन जाएगा, ग्लूकोज बन जाएगा। लेकिन अगर रूबिस्को एंजाइम ऑक्सीजन के साथ बाइंड होती है तो ना तो PGA बनेगा, ना ही ग्लूकोज बनेगा, और ना ही ATP और NADPH बनेंगे। तो डायरेक्टली क्या बनेगा, 2-फॉस्फोग्लाइकोलेट बनेगा, और फॉस्फोग्लाइकोलेट पेरोक्सीसोम्स ऑर्गन के अंदर जाने के बाद क्या बन जाएगा, उसे ग्लाइसिन अमाइनो एसिड बन जाएगा। तो ये एंजाइम C3 में क्यों काम करती है, इसका एक रीजन है। C3 पाथवे में क्या होता है, C3 प्लांट में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन दोनों की इक्वल कॉन्सेंट्रेशन होती है, और कॉन्सेंट्रेशन इक्वल होने के कारण कभी-कभी रूबिस्को एंजाइम O2 के साथ जल्दी बाइंड हो जाता है। और अगर रूबिस्को एंजाइम O2 के साथ बाइंड हो गया तो कौन सी प्रोसेस होगी, ऑक्सीजनेशन होगी। और अगर रूबिस्को एंजाइम कार्बन डाइऑक्साइड से बाइंड होता है तो कार्बोक्सिलेशन प्रोसेस होगी। अगर रूबिस्को एंजाइम कार्बोक्सिलेशन करता है
तो फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनेगा, उसके बाद ग्लूकोज बनेगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है, रुबिस्को एंजाइम अगर ऑक्सीजन के साथ बाइंड हो जाता है तो ऑक्सीजनेशन प्रोसेस होगी और उसके बाद क्या बन जाएगा, फॉस्फोग्लाइकोलेट बनेगा और उससे ग्लाइसिन अमीनो एसिड बनेगा। लेकिन C4 प्लांट में ऑक्सीजन बेसिकली मॉलिक्यूल यहाँ पे बाइंड नहीं होते हैं रुबिस्को एंजाइम पे, ठीक है। मेसोफिल टिश्यू की अगर हम बात करें, क्योंकि C4 प्लांट में पहली रिएक्शन यही रिएक्शन होती है कि उसमें सिर्फ सबस्ट्रेट और प्रोडक्ट बदलते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड in the process of carboxylation, atmospheric carbon dioxide combined with a phosphoenol pyruvate in presence of enzyme phosphoenol pyruvate carboxylase get converted to 4 carbon containing products such as oxaloacetic acid। तो C3 और C4 में रॉ मटेरियल मतलब सबस्ट्रेट और प्रोडक्ट बदलते हैं, लेकिन एंजाइम रुबिस्को टाइप ही होती है। लेकिन C4 में ऑक्सीजन बेसिकली कैटालिटिक साइट पे कभी बाइंड नहीं होते हैं। ये होता है फोटो रेस्पिरेशन। अब आप ये सोचो फोटो रेस्पिरेशन का कंसेप्ट कहाँ से जनरेट हुई। अगर ऑक्सीजन यहाँ पे बाइंड हो जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड फ्री हो जाता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाएगा। इस कंसेप्ट को हम कहते हैं फोटो रेस्पिरेशन। So guys, now we are going to discuss about factors affecting photosynthesis। मतलब क्या, इसका टॉपिक का मतलब क्या होता है? इस टॉपिक का मतलब होता है ऐसे कौन कौन से फैक्टर है जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को चैलेंज करते हैं। ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स है जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को, फोटोसिंथेसिस प्रोडक्ट को कम करते हैं, उनको हम कहते हैं फोटोसिंथेटिक अफेक्टिंग फैक्टर्स। सो जनरली प्लांट shows two type of photosynthetic factors। One is the internal factor, second one is the external factor। Now what are internal factor? Internal factor like a number of a cell, product of a plant, chlorophyll content, chloroplast content, yes, age of a plant, orientation of leaf। मतलब प्लांट में सेल कितने हैं, प्लांट में टिश्यू कितने हैं, लीफ का नंबर क्या है, उनका अरेंजमेंट क्या है, क्लोरोफिल पिगमेंट कितने हैं, क्लोरोफिल पिगमेंट का प्रोडक्ट क्या है, ये सभी के सभी इंटरनल फैक्टर्स हैं। और एक्सटर्नल फैक्टर्स कौन से होते हैं? एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं जैसे टेम्परेचर हुआ, लाइट हुई, कार्बन डाइऑक्साइड हुआ और वाटर हुआ। ये चारों के चारों इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। यस, एक साइंटिस्ट है जिनको हम कहते हैं ब्लैकमैन। यस, ब्लैकमैन, इन्होंने जो रिएक्शन दी थी उससे हम कहते हैं ब्लैकमैन्स रिएक्शन। ब्लैकमैन साइंटिस्ट ने 1905 में एक कंसेप्ट दी थी जिसे हम कहते हैं लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर। लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर। अब इस चीज को एकदम टेक्निकली समझ लीजिए, उनको कहना क्या था लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर। इन्होंने एक चीज कही थी, इन्होंने कहा था एनी केमिकल प्रोसेस affected by many or one factor which change quality of process, it is called law of limiting factor। लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर। देखो इन्होंने कितना क्लियरली सेंटेंस बताया। इन्होंने कहा है एनी केमिकल प्रोसेस अफेक्टेड बाय मेनी और वन फैक्टर। ऐसी कोई भी केमिकल प्रोसेस जो कि ज्यादा या तो कम से कम एक फैक्टर्स के कारण अफेक्टेड होती है, which change the quality of process, it is called law of limiting factor। जो कि पूरी की पूरी केमिकल प्रोसेस की क्वालिटी को ही बर्बाद कर दे, पूरी की पूरी केमिकल प्रोसेस की क्वालिटी को ही कम कर दे, उसे हम कहते हैं लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर। ब्लैकमैन इस साइंटिस्ट ने ब्लैकमैन रिएक्शन दी थी और उन्होंने लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर कंसेप्ट की इंट्रोडक्शन दिया था। उन्होंने कहा था ऐसी कोई भी केमिकल प्रोसेस जो एक या तो एक से ज्यादा फैक्टर से अफेक्ट हो जाए, उसकी क्वालिटी में चेंज आ जाए, उस कंसेप्ट को हम कहते हैं लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर। इन्होंने 4 लिमिटिंग फैक्टर दिए हुए थे। सबसे पहला लिमिटिंग फैक्टर है जस्ट लाइक ए लाइट, ठीक है। दूसरा है CO2 कंसंट्रेशन, CO2 कंसंट्रेशन।
थर्ड है टेम्परेचर और फोर्थ है वाटर। अब आप ये सोचिए चारों के चारों काफी इंपॉर्टेंट। मैं आपको सिर्फ 5 मिनट में ये सभी पूरा कंसेप्ट समझा देता हूँ। ये देखिए लाइट प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इन 4 कंसेप्ट लाइक इंटेंसिटी ऑफ लाइट, क्वालिटी ऑफ लाइट, duration of light and direction of light. What is intensity? Intensity means quantity of light. Quality means wavelength of light. Then duration of light means timing of light. Direction of light means way of light. Light जनरली काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इंटेंसिटी मतलब क्वांटिटी कितनी है लाइट की, उसके बाद क्वालिटी मतलब वेवलेंथ कितनी है लाइट की, फिर ड्यूरेशन मतलब कितने टाइम तक प्लांट लाइट एब्सॉर्ब करते हैं, और उसके बाद डायरेक्शन, कौन से डायरेक्शन से लाइट आ रही है, वो भी डिपेंड करता है कौन से डायरेक्शन से आ रही है, ताकि ऑक्सीजन हार्मोन उस प्रकार से ज्यादा प्रोड्यूस हो उसी डायरेक्शन में और प्लांट की ग्रोथ उस डायरेक्शन में। ये 4 फैक्टर काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। लाइट अगर ज्यादा होता है और लाइट अगर कम होता है तो उससे थोड़ा बहुत फोटोसिंथेसिस में फर्क पड़ता है, लेकिन इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। तो लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर में लाइट काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यस, ये चारों चीजों में क्वालिटी, क्वांटिटी, इंटेंसिटी, क्वालिटी means wavelength, intensity means quantity, duration means timing and direction means the way. Second, concentration of CO2. अब CO2 concentration ये भी काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एटमॉस्फेयर में फोटोसिंथेसिस करने के लिए CO2 की क्वांटिटी होती है 0.03 to 0.04, 0.03 to 0.04। लेकिन अगर कॉन्सेंट्रेशन CO2 का बढ़ जाता है 0.05 से बढ़ जाता है तो उससे फोटोसिंथेसिस बढ़ता नहीं, बल्कि फोटोसिंथेसिस का रेट कम हो जाता है, बिकॉज सेल बर्स्ट हो सकती है, सेल नॉन वर्किंग इनर्ट हो सकती है। सो CO2 कॉन्सेंट्रेशन ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। CO2 कॉन्सेंट्रेशन अगर बढ़ जाता है तो C3 प्लांट में ज्यादा इफेक्ट होता है, लेकिन C4 प्लांट में इतना भारी इफेक्ट नहीं होता। Temperature also plays very important role in process of photosynthesis. How temperature? Because I have told you, think about the first enzyme which play important role in carboxylation of C3 as well as C4. During the carboxylation in C3, first enzyme is RUBP carboxylase, which is one type of Rubisco, and in C4 plant, first enzyme is a PEP carboxylase or PEP case. So RUBP carboxylase means ribulose bisphosphate carboxylase oxygenase, that is Rubisco. And in C4, PEP carboxylase means phosphoenol pyruvate carboxylase. Yes, this is also one type of enzyme. Both enzymes are highly sensitive to the temperature. Both are enzymes are highly sensitive to temperature. In C3 plant and in C4 plant, there are 2 steps. One is a light reaction, second one is dark reaction. In a light reaction, chlorophyll pigment like excess pigment absorb light and turn into electron and transfer electron to reaction center, or you can say essential pigment. Then essential pigment in a night period of time convert ATP and NADPH2 into the glucose, into the sugar molecule. So they has to maintain the proper temperature. इनको अपना टेम्परेचर प्रॉपर मेंटेन करना पड़ता है, कूलनेस कंडीशन में काम करना पड़ता है, क्योंकि रुबिस्को एंजाइम वो हीट सेंसिटिव है, टेम्परेचर सेंसिटिव। अगर टेम्परेचर बढ़ गया तो रुबिस्को एंजाइम काम नहीं करेगी और अल्टीमेटली फर्स्ट CO2 फिक्सेशन मतलब कार्बोक्सिलेशन प्रोसेस ही नहीं होगी, तो अल्टीमेटली फोटोसिंथेसिस कम हो जाएगा, बंद हो जाएगा। इसके लिए डार्क रिएक्शन क्यों करते हैं? ताकि रुबिस्को एंजाइम प्रॉपर्ली काम कर सके। Water also plays important role. As you know that carbon dioxide and water both are the raw material for the process of photosynthesis. But water plays important role. How? Like if a water is more in the guard cell, then endosmosis takes place, guard cell undergo opening and water goes outside along with oxygen. Yes, and during the closing of stomata, water comes in, so undergo closing of stomata. लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि वाटर लेवल इतनी ज्यादा हो जाती है, टर्जिडिटी इतनी बढ़ जाती है कि सेल है ना बस्ट हो सकते हैं, तो वाटर भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ये चारों के चारों इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जिसे हम कहते हैं लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर, जिन्होंने ब्लैकमैन साइंटिस्ट ने 1905 में बताया था। Hello guys, as you know that we have finished our chapter number 13 from 11th standard CBSE, that is photosynthesis in higher plants. Now it's a turn to discuss about revision of complete chapter in just only 10 minutes.
So we started with a lesson introduction that photosynthesis is a one biochemical process in which light energy is converted into chemical energy, like light is transformed into the glucose, or we can say that it's a process in which carbon dioxide and water act as a raw material. In presence of sunlight, they get converted into glucose as a product, and 6 molecule of oxygen also comes out, that is act as a byproduct. So this is the basic introduction. मैं आपको सिर्फ रिवीजन ही समझा रहा हूँ, तो इसके लिए हम डिटेल में नहीं जाएंगे. अगर आपको डिटेल में देखना है तो मैंने सभी टॉपिक अपलोड करके रखे हुए फोटोसिंथेसिस पे. हमने देखा था व्हाट डू वी नो. तो हमने अब तक 8-9 स्टैंडर्ड में ये देखा है कि अगर आप कोई लीफ को आधा ब्लैक कलर से कवर कर दो, ब्लैक पेपर से, और आधा ग्रीन रहने दो, तो ब्लैक कलर के पार्ट में फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, स्टार्च फॉर्मेशन नहीं होगा. और सेम में अगर कोई आप लीफ को टेस्ट ट्यूब में डालते हो जिसमें KOH सॉल्यूशन ऑलरेडी है कॉटन सॉक में, तो अल्टीमेटली CO2 कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाती है, तो फोटोसिंथेसिस नहीं होता है. उसके बाद हमने देखा अर्ली एक्सपेरिमेंट. हमने प्रिस्ली एक्सपेरिमेंट, वैन एंगनहाउस एक्सपेरिमेंट, वैन नील एक्सपेरिमेंट, जैन एंगनहाउस एक्सपेरिमेंट, ऐसे काफ़ी सारे साइंटिस्टों के एक्सपेरिमेंट देखे थे. ये सभी साइंटिस्ट ये प्रूव कर रहे थे कि फोटोसिंथेसिस में क्या क्या फैक्टर्स होते हैं, लाइक CO2, रोल ऑफ CO2, रोल ऑफ वाटर, रोल ऑफ क्लोरोफिल पिगमेंट, रोल ऑफ यू कैन से कार्बोक्सिलेज एंजाइम, यू कैन कॉल ट्रुबिस्को एंजाइम. फिर उसके बाद हमने देखा फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, देयर नेचर एंड रोल. यस, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट जनरली क्रोमेटोग्राफी, कोई लीफ की क्रोमेटोग्राफी करने के बाद ये पता चला कि 4 प्रकार के फोटोसिंथेटिक पिगमेंट इजीली अवेलेबल होते हैं, लाइक क्लोरोफिल A, क्लोरोफिल B, देन ज़ांथोफिल एंड कैरोटिनॉइड्स. उसमें से ज़ांथोफिल, कैरोटिनॉइड्स और क्लोरोफिल B, ये तीनों के तीनों एक्सेसरी पिगमेंट होते हैं, बिकॉज ये सिर्फ लाइट को एब्सॉर्ब करते हैं और उसमें से इलेक्ट्रॉन बनाते हैं. और क्लोरोफिल A मॉलिक्यूल जो होता है वो इसेंशियल पिगमेंट होता है, जिसे हम रिएक्शन सेंटर भी कहते हैं, बिकॉज ये मेन रिएक्शन, कौन सी रिएक्शन, ATP और NADPH2 का कन्वर्जन ग्लूकोज में करता है, तो भी इनको हम कहते हैं रिएक्शन सेंटर, मेन होते हैं. और एक्सेसरी पिगमेंट प्लस इसेंशियल पिगमेंट, इन दोनों को मिला के बनता है, इन दोनों को मिला के क्या बनता है, PS, मतलब फोटो सिस्टम, या तो आप कह लो पिगमेंट सिस्टम. फोटो सिस्टम के 2 टाइप होते हैं, PS1, PS2. ये पता कैसे चलेगा हम PS1 या PS2. PS2 में क्लोरोफिल A मॉलिक्यूल की वेवलेंथ 680 नैनोमीटर होती है, और PS1 में क्लोरोफिल A की मॉलिक्यूल, क्लोरोफिल A की जो वेवलेंथ होती है वो होती है 700 नैनोमीटर. तो ये डिफरेंस होता है, PS1 हैव 700 नैनोमीटर वेवलेंथ, PS2 हैव 680 नैनोमीटर वेवलेंथ. Yes, then we discuss that how basically important like a photon and quantums are there. जब लाइट एक्सेसरी पिगमेंट एब्जॉर्ब करते हैं और उनमें से इलेक्ट्रॉन बनाते हैं और इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करते हैं रिएक्शन सेंटर की तरफ, तब वहाँ पे जो स्ट्रीम होती है ATP की, उसे हम कहते हैं फोटोन, उसे हम कहते हैं फोटोन. और इस पूरे फोटोन में जितनी एनर्जी होती है, जितने अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसे हम कहते हैं क्वांटम. यूनिट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज कॉल्ड क्वांटोसोम, और यू कैन से यूनिट ऑफ अ क्वांटम इज कॉल्ड क्वांटोसोम. एक क्वांटोसोम में अराउंड 250 to 300 इलेक्ट्रॉन, मतलब ATP मॉलिक्यूल होते हैं एक क्वांटोसोम में. उसके बाद हमने देखा लाइट रिएक्शन. क्या थी लाइट रिएक्शन? लाइट रिएक्शन विच टेक्स प्लेस एट अ डे पीरियड ऑफ टाइम इन अ क्लोरोप्लास्ट ऑफ लीफ इज कॉल्ड लाइट रिएक्शन. मेन पर्पस ऑफ लाइट रिएक्शन इज टू जनरेट ATP and NADPH. First one, generate ATP and NADPH. Second, release of oxygen. Third one, splitting of water molecule. Splitting of water molecule ये काफी इंपॉर्टेंट ये होता है, ठीक है. ऐसे जनरली हमने बेसिक चीजें देखी थी. लाइट रिएक्शन में ये चीजें फॉर्म होती है. उसके बाद हमने इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट देखा कि इलेक्ट्रॉन कैसे ट्रांसपोर्ट होते हैं. इलेक्ट्रॉन जनरली एक्सेसरी पिगमेंट में फॉर्म होते हैं और एसेंशियल पिगमेंट की तरफ ट्रांसपोर्ट होते हैं वाया इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम. और ये कैसे ट्रांसपोर्ट होते हैं वो हमने डॉक्टर अर्नन के पाथवे में देखा था. जैसे डॉक्टर अर्नन ने कहा था कि साइक्लिक और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन होते हैं. फोटोफॉस्फोरिलेशन मीन्स प्रोडक्शन ऑफ ATP इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इज कॉल्ड फोटोफॉस्फोरिलेशन. Production of ATP in presence of sunlight is called photophosphorylation. Dr. Rannan says that there are two type of pathways, cyclic and non-cyclic. First, non-cyclic. Light fall down on the accessory pigment, generates electron, और आप ऐसे कह सकते हो light absorbed by the accessory pigment generates electron and transfer electron towards reaction center A. Yes,
when they are transferring electron to the reaction center A, they are requiring electron transport chain or electron transport system, and they are carrying electrons via particular carrier molecule. We call them electron carrier molecule. These are one type of protein. Example, cytochrome. तो ऐसे बहुत सारे होते हैं, like first one PQ, plastoquine, and second one is cytochrome, then PC, plastocyanine, and fourth one ubiquinone. तो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में एक्सेसरी पिगमेंट में से इलेक्ट्रॉन रिएक्शन सेंटर PS2 में आते हैं और PS2 में से इलेक्ट्रॉन PS1 की तरफ जाते हैं और रिटर्न नहीं आते हैं. इसे हम कहते हैं नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन. ठीक है. और उसके बाद साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में ऐसा होता है कि PS2 का रोल नहीं होता, सिर्फ PS1 का रोल होता है. एक्सेसरी पिगमेंट ऑफ PS1 absorb light and make an electron and transfer electron towards a reaction center of PS1 via electron transport chain or electron transport system. And first electron carrier molecule is here FRS, ferredoxin reducing substance, then PQ, then cytochrome, then PC, then UB. But electron moves from accessory pigment of PS1 to reaction center of PS1, then again to the same accessory pigment of PS1, and then again to the same reaction center of PS1. They goes on rolling mechanism and it produces lots of ATP. Yes, splitting of water molecule, मतलब breakdown of water molecule or hydrolysis of water in presence of sunlight is called photolysis of water, also called splitting of water molecule. It is also called Hill reaction because it was studied by Dr. रॉबर्ट हिल फर्स्ट टाइम. उन्होंने कहा था जब हम वाटर मॉलिक्यूल ब्रेक करते हैं तब हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल जनरेट होते हैं. ये आपको एमसीक्यू में भी पूछा जाएगा. ठीक है. उसके बाद हमने कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट स्टेप्स देखे हुए थे. यस, मेरे पास एनसीईआरटी है. हमने देखा था वेयर एटीपी एंड एनएनडीपीएच आर यूज. तो कहाँ यूज होते हैं? एटीपी एंड एनएनडीपीएच आर यूज बेसिकली वेयर इन डार्क रिएक्शन. एटीपी एंड एनएनडीपीएच are produced in the light reaction, but they are used in dark reaction because they are product of light reaction and raw material or substrate for the dark reaction. Dark reaction में ATP और NADPH का कन्वर्जन ग्लूकोज में हो जाता है. ठीक है. तो ये बेसिक थी उनके बारे में. ATP और NADPH तो प्रोड्यूस कहाँ से होते हैं? लाइट रिएक्शन में. और लेकिन यूज कहाँ होते हैं? डार्क रिएक्शन. डार्क रिएक्शन में लाइट की जरूरत नहीं होती, लेकिन लाइट रिएक्शन के जो प्रोडक्ट आते हैं ATP और NADPH उनका यूज होता है डार्क रिएक्शन में. उसके बाद हमने देखा था केल्विन साइकिल. मेल्विन केल्विन एक साइंटिस्ट है जिन्होंने क्लोरेल algae के ऊपर एक्सपेरिमेंट करके प्रूव किया था कि कार्बन डाइऑक्साइड प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. केल्विन साइकिल जनरल C3 C4 दोनों प्लांट से एसोसिएटेड होता है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली लोग ये बोलते हैं कि C3 प्लांट से एसोसिएटेड होता है. लेकिन हमारी एनसीईआरटी में क्लियरली ये दिया हुआ है कि C3 C4 दोनों से अटैच हो गया. इवन तो मैंने भी लेक्चर में पहली बार यही बताया आपको कि C3 से अटैच होता है, एसोसिएटेड होता है, लेकिन ये C3 C4 दोनों में होता है बिकॉज C4 प्लांट में जनरली रुबिस्को एंजाइम वो प्रकार से ग्लूकोज नहीं बनाती. इसके लिए उनको ग्लूकोज बनाने के लिए रुबिस्को का यूज करना पड़ता है, जो कि जनरली हमें C3 प्लांट मतलब केल्विन साइकिल में मिलती है. केल्विन साइकिल में 3 स्टेप होते हैं, जस्ट लाइक कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन एंड रीजनरेशन. कार्बोक्सिलेशन में हम 3 कार्बन वाला प्रोडक्ट PGA बनाते हैं और रिडक्शन में ग्लूकोज बनाते हैं, और रीजनरेशन में हमने जो RUBP को ब्रेक डाउन करते हैं पहली रिएक्शन में उसे फिर से रीफॉर्म करते हैं. ठीक है. और ग्लूकोज बनाने के लिए ये जो स्टेप्स होती है यही होती है. फिर C4 पाथवे जिसे हम HS के पाथवे भी कहते हैं, और HS के मतलब हैच, स्लेक एंड कॉर्शक. ये तीनों साइंटिस्ट ने HS के पाथवे स्टडी की थी. इन्होंने भी यही रिएक्शन स्टडी की, कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन, लेकिन इन्होंने क्रेन्स एनाटॉमी में स्टडी किया. C4 प्लांट की जो लीफ होती है, C4 प्लांट मतलब मोनोकोट प्लांट की लीफ, तो उनके अंदर क्रेन्स एनाटॉमी होती है. मतलब नेकलेस कैसे पहनते हैं हम गले में, ऐसे ही नेकलेस के जैसे मेसोफिल और बंडल शील्ड सेल्स अरेंज होते हैं. उसके बाद हमने फोटो रेस्पिरेशन देखा था. उसके बाद केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस कंसेप्ट भी देखी थी, और फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस, लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर गिवन बाय ब्लैकमैन लाइक वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, देन टेम्परेचर एंड लाइट. ये पूरा टॉपिक हमने चैप्टर कवर कर लिया, ये रिवीजन भी कर लिया हमने. अब हम आगे बढ़ते हैं एमसीक्यू के ऊपर. कोई भी एमसीक्यू मिस मत कीजिएगा और पूरी तरह से परफेक्टली स्टडी करिएगा. थैंक यू. Hello friends, so today we are going to discuss about the 50 most expected and repeated MCQ for the NEET preparation
फ्रॉम द चैप्टर नंबर 13 फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स फ्रॉम द 11th स्टैंडर्ड सीबीएसई। मैं आपको आज 50 मोस्ट एक्सपेक्टेड एंड रिपीटेड एमसीक्यू एक्सप्लेन करूंगा, उनका क्वेश्चन और उनका ऑप्शन सभी एक्सप्लेन करूंगा, और पूरा का पूरा ये टॉपिक मैं आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में समझाऊंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 1। क्वेश्चन 1, द फॉलोइंग हाइपोथेसिस plants restore the air whatever breathing animal and burning candle remove was given by। तो जनरली ये जो एक्सपेरिमेंट है ये तो काफी फेमस है। हमारे एनसीईआरटी में फोटोसिंथेसिस में पहले ही पेज पे जो एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है वो प्रिस्ली एक्सपेरिमेंट है। जोसेफ प्रिस्ली ने ये एक्सपेरिमेंट किया हुआ था, और इस एक्सपेरिमेंट से उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट से उन्होंने ये बताया हुआ था कि अगर आप ऑक्सीजन अगर नहीं प्रोवाइड कर रहे हो तो जनरली प्लांट ग्रो नहीं होंगे, और प्लांट ग्रो नहीं होंगे, ऑक्सीजन अगर प्रोवाइड नहीं कर रहे हो तो एनिमल ग्रो नहीं होंगे, और एनिमल ग्रो नहीं होंगे तो ऑब्वियसली वो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर नहीं रिलीज करेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड बाहर रिलीज नहीं करेंगे तो प्लांट को कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा नहीं, अल्टीमेटली फोटोसिंथेसिस भी नहीं होगा। तो ये एक्सपेरिमेंट जोसेफ प्रिस्ली ने एक्सप्लेन किया हुआ था, तो इसका आंसर ए हो जाता है। यस। Question number 2, which of the following scientists show that it is only green part of the plant that would release oxygen? कौन से ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये एक्सप्लेन किया होता कि प्लांट का सिर्फ ग्रीन पार्ट ही ऑक्सीजन रिलीज कर सकता है? तो जोसेफ प्रिस्ली तो वो नहीं थे, बिकॉज उन्होंने वो एक्सपेरिमेंट नहीं किया होता। ये जैन एंगनहाउस है, इन साइंटिस्ट ने ये चीज एक्सप्लेन की हुई थी, तो इनका भी काफी इंपॉर्टेंट रोल रहा है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में। यस, सो बी आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, अ फर्स्ट एक्शन स्पेक्ट्रम ऑफ अ फोटोसिंथेसिस वाज डिस्क्राइब्ड बाय। सो सबसे पहली स्पेक्ट्रम की एक्टिविटी किसने डिस्कवर की थी? फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड। सो ही वाज अ टी.डब्ल्यू. एंगलमैन। टी.डब्ल्यू. एंगलमैन इन्होंने प्रिज्म फिनोमेना के ऊपर रिसर्च किया हुआ था फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड। सो आंसर इज सी, टी.डब्ल्यू. एंगलमैन। यस। Question number 4, action spectrum of photosynthesis resembles roughly the absorption spectrum of chlorophyll A, absorption spectrum of chlorophyll B, absorption spectrum of chlorophyll C, absorption spectrum of chlorophyll A and B। तो एक्चुअली एब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऑफ क्लोरोफिल ए एंड बी दोनों के ऊपर स्टडी की गई है, तो इसका आंसर मेरे ख्याल से डी हो जाता है। देखते हैं। यस, करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 5, द एम्पिरिकल इक्वेशन representing the total process of photosynthesis for oxygen evolving organism was given by। तो इनमें से देखिए 6 कार्बन डाइऑक्साइड, 12 H2O लाइट, ग्लूकोज मॉलिक्यूल, सिर्फ ऑक्सीजन से रिलेटेड अगर हम देखें तो 6 मॉलिक्यूल, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, लाइट, ग्लूकोज। द एम्पिरिकल इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग द टोटल प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस फॉर इवॉल्विंग ऑर्गेनिजम्स वाज गिवन बाय। इसका आंसर एक्चुअली ए हो जाता है, लेकिन यहाँ पे बाय मिस्टेकली बोल्ड करके सी दिया हुआ है। इसका आंसर ए पकड़ के चलना। क्वेश्चन नंबर 6, कॉर्नेलियस वैन नील एक्सपेरिमेंट वाज ऑन अ ग्रीन अलगा, क्लोडोफोरा, क्लोरेला एंड सिनेडिस्मस, पर्पल एंड ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, मिंट प्लांट। तो इनका जो एक्सपेरिमेंट था पर्पल एंड ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया के ऊपर था। ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है क्लियरली। यस। क्वेश्चन नंबर 7, द पिगमेंट प्रेजेंट यूनिवर्सली इन ऑल ऑर्गेनिज्म प्लांट। तो जितने भी प्लांट है उन सभी के अंदर यूनिवर्सली कौन सा ऐसा पिगमेंट अवेलेबल है जो सब में अवेलेबल है? तो क्लोरोफिल ए जो पिगमेंट होता है वो सभी के अंदर अवेलेबल होता है। क्लोरोफिल ए इज प्रेजेंट इन ऑल प्लांट्स। यस, तो आंसर वुड बी आई थिंक सो ए। यस, करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8, लीफ पिगमेंट ऑफ एनी ग्रीन प्लांट कैन बी सेपरेटेड बाय। तो लीफ के अंदर जो पिगमेंट होता है कोई भी प्लांट का, उस पिगमेंट को हम कैसे सेपरेट कर सकते हैं? एक्सरे डिफ्रैक्शन, नो। सेडिमेंटेशन, नो। पेपर क्रोमेटोग्राफी, यस। सेंट्रीफ्यूगेशन, नो। तो पेपर क्रोमेटोग्राफी से हम इनको सेपरेट कर सकते हैं, और एक्चुअली हमारे चैप्टर में ये एक्सप्लेन भी किया गया हुआ है। मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ है पेपर क्रोमेटोग्राफी से हम ये कर सकते हैं। तो इसका आंसर सी हो जाता है। यस।
Question number 9. Photosynthesis is important and is basis of earth because photosynthesis is primary source of all to earth. No, सभी चीजों का सिर्फ photosynthesis थोड़ी ना है. Photosynthesis is responsible for the release of oxygen into the atmosphere. देखो यहाँ पे उन्होंने none of above कर दिया और ये both A and B कर दिया. ये तो आंसर है ही, ठीक है. सिर्फ ये होता तो बात अलग थी. इन्होंने A और B का, ये भी आधा तो करेक्ट है, तो इसका आंसर हम C सिलेक्ट करेंगे. यस, करेक्ट. पिगमेंट, सॉरी, विच of the following are called accessory pigment? Chlorophyll A, chlorophyll B, carotenoids, xanthophyll. ये चारों के चारों एक्चुअली chlorophyll A, chlorophyll A, chlorophyll A तो essential pigment होता है. chlorophyll B, carotenoids and xanthophyll. B, C, D ये तीनों मिलके एक्सेसरी पिगमेंट बनता है. हमें सिर्फ एक्सेसरी पिगमेंट पूछा है ना, क्लोरोफिल पिगमेंट थोड़ी ना पूछा है, तो हमें सिर्फ एक्सेसरी, तो एक्सेसरी B, क्लोरोफिल B, कैरोटिनॉइड्स और xanthophyll ये होते हैं. तो इसका आंसर A तो नहीं होगा. तो देखिए यहाँ सिर्फ C ऐसा ऑप्शन है जिसमें A नहीं है, तो C आंसर है. यस. क्वेश्चन नंबर 11. विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट प्ले एनी रोल इन फोटोसिंथेसिस? इनमें से कौन सा ऐसा पिगमेंट जो फोटोसिंथेसिस में रोल प्ले नहीं करता? फाइकोसियानिन, फाइकोएरिथ्रिन, एंथोसियानिन, xanthophyll. फाइकोसियानिन इज फाउंड इन ब्लू ग्रीन algae and phycoerythrin is found in a red algae. अब मैं आपको बता दूं, देखो, फाइको मीन्स algae, cyanin मीन्स blue, फाइको मीन्स algae, erythrin मीन्स red, so phycocyanin found in blue green algae, phycoerythrin found in red algae, xanthophyll is a yellow in color, but anthocyanin is white in color, but it is not a photosynthetic pigment. It gives it's not a white, it's a purple in color, which is not playing important role in photosynthesis. It gives a purple color to the flower. Anthocyanin flower को purple color provide करता है, लेकिन ये photosynthetic pigment नहीं, तो C आंसर हो जाता है इसका. Yes. Question number 12. Besides water, light, which is most essential raw material for the food production? अगर हम water और light को छोड़ें तो बाकी ऐसा कौन सा रॉ मटेरियल बच जाता है जो फूड प्रोडक्शन, मतलब सिंपली फोटोसिंथेसिस करने में काम में आता है? तो ऑक्सीजन, NAD, कार्बन डाइऑक्साइड, मिनरल सॉल्ट. जिसका आंसर हो जाता है A, CO2. जस्ट बिकॉज फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन में ही मैंने आपको कहा है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर प्ले इंपॉर्टेंट रोल एज अ रॉ मटेरियल, तो इसका CO2 आंसर हो जाता है A. यस. क्वेश्चन नंबर 13. डार्क रिएक्शन इन फोटोसिंथेसिस इज कॉल्ड बिकॉज it occurs in all dark alone. It does not require direct light energy. It cannot occur during daytime. It occurs more rapidly at night. यहाँ पे सॉरी डबल डी हो गया, तो इसका आंसर है ना B होना चाहिए. It does not require direct light energy. Yes, B आंसर है. Yes, correct. Question number 14. The process of taking carbon dioxide by plant and releasing O2 is a component of transpiration, photosynthesis, endosmosis, respiration. तो ये क्या है एक्चुअली? ये एक्चुअली है फोटोसिंथेसिस. ठीक है, ये फोटोसिंथेसिस है, लेकिन ये ट्रांसपिरेशन से रिलेटेड है, तो इसका आंसर बी हम से लेंगे, फोटोसिंथेसिस. क्वेश्चन नंबर 15. व्हाट इज ट्रू फॉर फोटोसिंथेसिस? इनमें से कौन सी चीज सही है फोटोसिंथेसिस के बारे में? बोथ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर ऑक्सीडाइज्ड. Both carbon dioxide and water are reduced. Carbon dioxide is oxidized and water is reduced. Carbon dioxide reduced and water is oxidized. सही है, कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस होता है और ऑक्सीजन यहाँ पे ऑक्सीडाइज होता है, तो इसका आंसर वाटर ऑक्सीडाइज होता है. इसका आंसर हम सिलेक्ट करेंगे डी. एक मिनट, कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीडाइज एंड वाटर रिड्यूस, नहीं डी सही है. यस. Question number 16. Who demonstrated for the first time that photosynthesis oxygen is evolved from water? Ruben and Calvin, Robert Hill and Govinji. Who demonstrated that first time that
फोटोसिंथेसिस ऑक्सीजन इज इवोल्व फ्रॉम वाटर। तो ऑक्सीजन वाटर में से निकलता है, वो एक्चुअली किसने कहा था, वो रॉबर्ट हिल ने कहा था, बिकॉज रॉबर्ट हिल ने हिल रिएक्शन दी थी, फोटोलिसिस ऑफ वाटर। यस। क्वेश्चन नंबर 17, लाइट एनर्जी इज यूज्ड इन फोटोसिंथेसिस फॉर ब्रेकडाउन ऑफ वाटर, ब्रेकडाउन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, एक्टिवेशन ऑफ क्लोरोफिल, ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज C6H12O6। तो इसका आंसर हो जाता है सी, एक्टिवेशन ऑफ क्लोरोफिल। जैसे क्लोरोफिल एक्टिवेट होते तो लाइट एनर्जी को कैप्चर करने में इन्वॉल्व हो जाएंगे। यस, सी। क्वेश्चन नंबर 18, बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस डिफर फ्रॉम दैट ऑफ हायर प्लांट इन नॉट लिबरेटिंग ऑक्सीजन, नॉट रिक्वायर्ड ऑफ लाइट, नॉन फिक्सेशन ऑफ एनर्जी, रिक्वायरमेंट ऑफ अ होस्ट ऑर्गेनिज्म। रिक्वायरमेंट ऑफ होस्ट ऑर्गेनिज्म जैसा तो कुछ होता नहीं, नॉट लिबरेटिंग ऑक्सीजन। मैंने आपको ये क्लास में भी पढ़ाया था लेक्चर के टाइम पे, बैक्टीरिया में जो फोटोसिंथेसिस होती है वो क्रोमेटोफोर में होती है और उसमें ऑक्सीजन लिबरेट नहीं होता। जैसे प्लांट में ऑक्सीजन लिबरेट होता है ना, प्लांट में ऑक्सीजन लिबरेट होता है क्योंकि डेफिनेशन में आके दिया हुआ है ग्लूकोज प्लस बाय प्रोडक्ट एज ऑक्सीजन। तो बैक्टीरिया में कभी भी ऑक्सीजन लिबरेट नहीं होता फोटोसिंथेसिस के टाइम में। बैक्टीरिया कौन से फोटोसिंथेसिस करते हैं, लाइक सियानोबैक्टीरिया, सो दे आर नॉट लिबरेटिंग ऑक्सीजन। ए। क्वेश्चन नंबर 19, प्लांट प्यूरिफाई एयर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, ट्रांसपिरेशन, डेसिकेशन। प्लांट ऑक्सीजन को मतलब एयर को कब प्यूरिफाई करते, कौन सी प्रोसेस में, तो फोटोसिंथेसिस ही करते हैं, बिकॉज बाय द फोटोसिंथेसिस दे आर टेकिंग अ कार्बन डाइऑक्साइड इनसाइड एंड दे आर थ्रोइंग द ऑक्सीजन आउटसाइड, सो दे आर प्यूरिफाइंग द एयर। क्वेश्चन नंबर 20, which is not accessory pigment, carotene, xanthophyll, chlorophyll A and chlorophyll B. Chlorophyll A is a reaction center, also called essential factor, but it is not guys, it is not accessory pigment, it is essential pigment. So which is not accessory pigment, हमने देखा क्लोरोफिल A इसमें से accessory pigment नहीं है, बाकी सब accessory pigment है। क्लोरोफिल A जो होता है वो essential pigment होता है। क्वेश्चन नंबर 21, which one is the product of respiration and reagent in photosynthesis? इनमें से कौन सा रेस्पिरेशन का प्रोडक्ट है लेकिन फोटोसिंथेसिस का रिएजेंट है? तो देखो, रेस्पिरेशन में जनरली कार्बन डाइऑक्साइड इवोल्व होता है, तो फोटोसिंथेसिस में उसे रॉ मटेरियल के तौर पे यूज करते हैं, तो बी विल बी द आंसर। यस। क्वेश्चन नंबर 22, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स LHC आर मेड अप ऑफ हंड्रेड्स ऑफ अ पिगमेंट मॉलिक्यूल बाउंड टू प्रोटीन LHC. Reaction center is formed by a single chlorophyll molecule A, all pigment except one molecule of chlorophyll A, carotenoids and xanthophyll, and both A and B. तो इसका आंसर हो जाता है A, बिकॉज लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स में हंड्रेड्स ऑफ एक्सेसरी पिगमेंट हो सकते हैं, लेकिन A सिंगल क्लोरोफिल मॉलिक्यूल A एक ही होता है। यस, अ सिंगल क्लोरोफिल मॉलिक्यूल A मॉलिक्यूल सिंगल, क्लोरोफिल मॉलिक्यूल A जो होता है वो हमेशा एक ही होता है लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स में, तो इसका आंसर A हो जाता है। यस। क्वेश्चन नंबर 23, द फोटोसिस्टम सेकंड एंड द फोटोसिस्टम 1 in Z scheme are connected by electron transport system, light harvesting complex, cyclic photophosphorylation, non-cyclic photophosphorylation. तो ये किससे कनेक्टेड है, नॉन साइक्लिक या साइक्लिक? ये कनेक्टेड है बेसिकली इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम से। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम द्वारा इनके अंदर इलेक्ट्रॉन की शफलिंग होती है, मतलब मूवमेंट होती है। क्वेश्चन नंबर 24, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द इवेंट of non-cyclic photophosphorylation is not correct? हमें not correct का मतलब incorrect ढूंढना है। Photolysis of water takes place. Which of the following statement about event of non-cyclic photophosphorylation is not correct? एक मिनट, क्वेश्चन क्या है? Which of the following statement about the event of non-cyclic photophosphorylation is not correct? मतलब
इसका आंसर ए हो जाता है, बिकॉज हमें नॉट करेक्ट पूछा है ना हमने, ठीक है। फोटोलिसिस ऑफ वाटर टेक्स प्लेस, यस, ए सही है। क्वेश्चन नंबर 25, रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर लाइट रिएक्शन आर। लाइट रिएक्शन में क्या रॉ मटेरियल लगता है? तो जनरली लाइट रिएक्शन में सबसे पहले लाइट रिएक्शन में एटीपी प्रोड्यूस होते हैं, लेकिन एटीपी होते नहीं। सबसे पहले एटीपी की जगह पर क्या होता है? वहां पे एडीपी होते हैं, फिर वाटर, फिर एनएडीपी। ऑब्वियसली फिर एटीपी का कन्वर्जन, एडीपी का कन्वर्जन एटीपी में हो जाएगा और एनएडीपी का एनएडीपीएच में हो जाएगा। यस, बी। क्वेश्चन नंबर 26, फोटोफॉस्फोरिलेशन मींस सिंथेसिस ऑफ एटीपी फ्रॉम एडीपी, एनएडीपी, एडीपी फ्रॉम एटीपी एंड पीजीए। तो फोटोफॉस्फोरिलेशन का मतलब होता है एटीपी तैयार होना एडीपी में से, ना कि एडीपी तैयार होना एटीपी में से। एडीपी कैसे तैयार होगा एटीपी में से? एडीपी तो ऑलरेडी डाइफॉस्फेट है, तो हमें ट्राइफॉस्फेट तैयार करना है किस में से? डाइफॉस्फेट के अंदर में से। तो ए आंसर हो जाता है इसका, यस। क्वेश्चन नंबर 27, मेन डिफरेंस बिटवीन क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी इज CH2 of chlorophyll A is replaced by CHO in chlorophyll B. Chlorophyll is a linear while chlorophyll B is the branch. Chlorophyll A has no magnesium. All of above. तो इसका आंसर मुझे लग रहा है कि A होना चाहिए। Chlorophyll A is replaced by CHO in chlorophyll B. Yes, A आंसर हो जाता है। सिर्फ केमिकल कॉन्स्टिट्यूट में थोड़ा डिफरेंस आ जाता है। Yes. Question number 28. Photophosphorilation is the process which CO2 and O2 unite, phosphoglyceric acid produce, aspartic acid produce, light energy is converted into chemical energy through production of ATP molecule. तो yes, D आंसर इसका। लाइट एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है फोटोफॉस्फोरिलेशन में केमिकल एनर्जी में, और उसमें से क्या बनता है? एटीपी मॉलिक्यूल बनते हैं। और फोटोफॉस्फोरिलेशन का पर्पस ही होता है कि एटीपी तैयार होना। क्वेश्चन नंबर 29, एटीपी फॉर्मेशन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इज। एटीपी फॉर्मेशन जब होता है फोटोसिंथेसिस के टाइम पे, तब क्या होता है? फोटोफॉस्फोरिलेशन, फोटोफॉस्फोरिलेशन, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन, नन ऑफ अबव। क्या होता है? फोटोफॉस्फोरिलेशन होगा ना। क्यों फोटोफॉस्फोरिलेशन? फोटो मतलब सनलाइट, फॉस्फोरिलेशन मतलब प्रोडक्शन ऑफ एटीपी। सो प्रोडक्शन ऑफ एटीपी ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस विल बी कॉल्ड फोटोफॉस्फोरेशन, बी, यस। क्वेश्चन नंबर 30, लीव्स आर ग्रीन बिकॉज दे एब्सॉर्ब ग्रीन लाइट, डू नॉट एब्सॉर्ब बट रिफ्लेक्ट ग्रीन लाइट, यूटिलाइज ग्रीन लाइट, एब्सॉर्ब एंड रिफ्लेक्ट ग्रीन लाइट। क्या होता है? ग्रीन लीव्स जनरली ग्रीन लाइट को एब्सॉर्ब नहीं करते हैं, लेकिन उसे रिफ्लेक्ट करते हैं। तो बी आंसर बन जाता है हमारा, यस। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, पिगमेंट एक्टिंग एज अ रिएक्टिंग सेंटर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। सो कौन से ऐसे पिगमेंट है जो रिएक्टिंग सेंटर? अब यहां पे देखिए, कैरोटीन, फाइटोक्रोम और साइटोक्रोम। साइटोक्रोम, फाइटोक्रोम ये तो इलेक्ट्रॉन कैरियर है। कैरोटीन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है, लेकिन ये रिएक्शन सेंटर नहीं। रिएक्शन सेंटर ये P700, वेवलेंथ 700, जिसका नैनोमीटर 700 वेवलेंथ का है, वो PS1 है। और PS1 हो या 2 हो, ये दोनों के दोनों रिएक्शन सेंटर होते हैं। सो C हैज अ 31 एज अ C आंसर। क्वेश्चन नंबर 32, पिगमेंट सिस्टम 1 परफॉर्म इंडिपेंडेंटली, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरेशन, साइक्लिक ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरेशन, फोटोलाइसिस। ये कॉमन सा सिंपल सा सवाल है। साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन दिखाएगा, PS1 ओनली। क्वेश्चन नंबर 32, द प्रोडक्ट ऑफ फोटोकेमिकल रिएक्शन आर O2 and NADPH, O2, ATP and NADPH, ऑर्गेनिक कंपाउंड स्पेशली कार्बोहाइड्रेट। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड डायरेक्टली तैयार नहीं होते हैं। सबसे पहले क्या तैयार होता है? ऑक्सीजन, ATP एंड NADPH। तो 33 का हम आंसर देंगे ए, यस। क्वेश्चन 34, फोटोलिसिस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल यील्ड्स 2 इलेक्ट्रॉन एंड 4 प्रोटॉन, 4 इलेक्ट्रॉन एंड 4 प्रोटॉन। कम ऑन गाइस, 4 इलेक्ट्रॉन एंड 2 प्रोटॉन, 2 इलेक्ट्रॉन एंड 2 प्रोटॉन। तो इसका आंसर हो जाता है बी, 4 इलेक्ट्रॉन 4 प्रोटॉन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 35, electron transport chain of photosynthesis is process is bound to thylakoid membrane, present in stroma, bound to outer chloroplast membrane, disperse in cytosol.
तो कहाँ होती है ये सिस्टम? ये सिस्टम जनरली होती है बाउंड टू द थाइलोकॉइड मेम्ब्रेन। मैंने आपको केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस में भी बताया था, थाइलोकॉइड मेम्ब्रेन में बाउंड होते हैं ये सब। यस। 36 कोर मेटल ऑफ क्लोरोफिल। क्लोरोफिल का कोर मेटल की जो रिंग होती है वो मैग्नीशियम आयन से बनी होती है। ये तो कॉमन, मतलब मैक्सिमम लोगों को पता होता है। यस। क्वेश्चन नंबर 37, PS1 and PS2 occur over grana of chloroplast, matrix of mitochondria, stroma of mitochondria, inner membrane of mitochondria। कौन? 37 का आंसर आता है ग्रेना ऑफ क्लोरोप्लास्ट। ग्रेना के अंदर PS1 और PS2 सब होते हैं। 38 नंबर, स्टेप इन नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन इंक्लूडिंग पैसेज ऑफ इलेक्ट्रॉन अलोंग। तो कैसे इलेक्ट्रॉन पास होते हैं यहाँ पे? कम ऑन, देखो यहाँ पे नॉन साइक्लिक अगर देखें तो नॉन साइक्लिक में FRS और FD ये कभी आएंगे ही नहीं, ये वाले दो बच जाते, B और D। तो B में देखिए क्लोरोफिल A, साइटोक्रोम B से साइटोक्रोम F, प्लास्टोसियानिन, फोटोसिस्टम 1, FRS नहीं, ये तो रिवर्स जा रहा है। तो साइक्लिक में कैसा होगा? PQ, साइटोक्रोम B, साइटोक्रोम F, प्लास्टोसियानिन, प्लास्टोसियानिन 1, सॉरी फोटोसिस्टम 1, और इसके बाद FRS और इसके बाद FT। थोड़ा कंफ्यूजिंग है, लेकिन मेरे ख्याल से D आंसर होना चाहिए 95%। यस। क्वेश्चन नंबर 39, विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेंट कॉपर। इनमें से कौन सी चीज में कॉपर होता है? तो कॉपर प्लास्टिक क्यूनोन नाम के, प्लास्टिक क्यूनोन क्या है ये एक प्रकार का इलेक्ट्रॉन कैरियर है, PQ जिसे हम कहते हैं। तो आंसर प्लास्टोसियानिन। विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेंट कॉपर, प्लास्टोसियानिन के अंदर होता है। सो मैं गलती से प्लास्टोक्विनाइन बोल रहा था, प्लास्टोसियानिन के अंदर होता है। प्लास्टोसियानिन भी इलेक्ट्रॉन कैरियर मॉलिक्यूल है। ऊपर जो क्विनोन है ये तो मलेरिया के मेडिसिन होती हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 40, द प्रोसेस ऑफ फोटोफॉस्फोरिलेशन वाज डिस्कवर्ड बाय। तो फोटोफॉस्फोरेशन डिस्कवर किया था साइंटिस्ट अर्नन ने, और इन्होंने कहा था फोटोफॉस्फोरेशन दो प्रकार से होता है, साइक्लिक और नॉन साइक्लिक। यस। क्वेश्चन नंबर 41, ATP formation in chloroplast and mitochondria is explained by Kolodny-Wendt model, chemiosmotic theory of Michael, Munch's mass flow theory, relay pump theory of Godwinski। तो इसका आंसर ए हो जाता है, Kolodny-Wendt मॉडल नहीं, इसका आंसर बी हो जाता है, केमियोस्मोटिक थियरी ऑफ माइकल। इनका पूरा नाम है पीटर माइकल। यस, केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस आल्सो कॉल्ड प्रोटॉन पंप। यस, बी। क्वेश्चन नंबर 42, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड फाइंड आउट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना है। सेकंड स्टेप ऑफ केल्विन साइकिल रिडक्शन इन्वॉल्व द यूटिलाइजेशन ऑफ 2 molecule of ATP फॉर रिडक्शन एंड 2 NADPH2 फॉर फॉस्फोरिलेशन ऑफ पर CO2 मॉलिक्यूल। नहीं, अगर ATP पहले रिएक्शन में यूज करेंगे तो क्या फायदा? द रीजनरेशन स्टेप रिक्वायर्ड वंस ATP फॉर्म फॉस्फोरिलेशन टू फॉर्म RUDP। नहीं, इसका आंसर ए तो बन ही जाता है, लेकिन बी तो गलत है। इट इज प्रोबेबली मीट द डिफरेंस इन नंबर ऑफ ATP एंड NADPH यूज इन डार्क रिएक्शन दैट आर साइक्लिक फोटोफॉस्फोरेशन। यूज इन डार्क रिएक्शन, नहीं ये भी गलत है। फिर प्लांट दैट आर अडोप्टेड टू ड्राई ट्रॉपिकल रीजन हैव C4 पाथवे। मतलब बी, सी और डी ये तीनों के तीनों करेक्ट ऑप्शन है, और ये जो सेंटेंस है ए वाला वो सेंटेंस गलत है, इसके लिए हमारा आंसर वो वाला है। यस। क्वेश्चन नंबर 43, इन फोटोसिंथेसिस ATP is formed in light reaction and glucose is dark reaction. Both ATP and glucose are produced in dark reaction. Both ATP and glucose are produced in light reaction, नहीं। Both ATP and glucose are formed in light reaction, नहीं। ATP form in light reaction general during chemiosmotic hypothesis or cyclic non-cyclic photophosphorylation, and glucose is produced during dark reaction। तो इसका आंसर ए हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 44, डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस इज, इट इज अ साइक्लिक फोटोफॉस्फोरेशन, नॉन साइक्लिक फोटो, इट्स अ केल्विन साइकिल। तो क्या कहेंगे डार्क रिएक्शन को? डार्क रिएक्शन को हम कहेंगे
केल्विन साइकिल। हिल रिएक्शन मतलब रॉबर्ट हिल की रिएक्शन, तो 44 का आंसर बी हो जाता है, केल्विन साइकिल। यस। 45, for synthesis of a molecule of glucose the requirement of ATP and NADPH2 respectively। ATP 18 मॉलिक्यूल लगते हैं, 12 मॉलिक्यूल ATP लगते हैं, मैंने अभी अभी पढ़ाया हुआ था। क्वेश्चन नंबर 46, a molecule of glucose is formed in Calvin cycle from, yes, कैसे फॉर्म होगा? तो उसमें 6 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, 18 मॉलिक्यूल ऑफ 18, 12 मॉलिक्यूल ऑफ NADPH2, बी लगेगी। यस, हमने ऐसे ही क्वेश्चन अभी देखा होता है, दो क्वेश्चन, एक क्वेश्चन पहले। क्वेश्चन नंबर 47, विच स्टेटमेंट अबाउट द फोटोसिंथेसिस इज फॉल्स। हमें फॉल्स स्टेटमेंट ढूंढना है, याद रखिए। एंजाइम रिक्वायर्ड फॉर कार्बन फिक्सेशन आर लोकेटेड इन ग्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट, यहीं पे गलत हो जाता है। इन अ ग्रीन प्लांट PS1 एंड PS2 आर रिक्वायर्ड सिंथेसिस ऑफ NADPH2, करेक्ट है। इलेक्ट्रॉन कैरी फॉस्फोरिलेशन आर लोकेटेड इन थाइलाकोइड मेम्ब्रेन, ये भी सही है। Photosynthesis is a redox process in which water oxidizes and CO2 is reduced। इसका आंसर ए हो जाता है। Enzyme required for carbon fixation are located in grain of chloroplast, A। Question number 48, Calvin cycle has a 3 stages। Calvin cycle has a 3 stages। Calvin cycle has a 3 stages। तो कौन से स्टेज होते हैं? पहली स्टेज होती है कार्बोक्सिलेशन, मतलब थर्ड नंबर जो है, उसके बाद रिडक्शन, उसके बाद रीजनरेशन मतलब थर्ड, उसके बाद सेकंड, उसके बाद फर्स्ट, तो बी आंसर हो जाता है इसका। इसका आंसर उन्होंने थर्ड कैसे दिया हुआ, एक मिनट, 48। फर्स्ट देखो, केल्विन साइकिल में पहली रिएक्शन होती है कार्बोक्सिलेशन, उसमें CO2 कंबाइंड होता है और 3 कार्बन प्रोडक्ट बनता है। हाँ सही है, सॉरी, कार्बोक्सिलेशन फर्स्ट, उसके बाद रिडक्शन को नंबर यानी 1 दिया हुआ है, मैं सॉरी मुझसे गलती हो गई, और रीजनरेशन उसके बाद आएगी। सो फर्स्ट कार्बोक्सिलेशन where 3 carbon containing PGA will form, and then reduction where glucose is formed, and regeneration where RUBP will again form, yes, by dephosphorylation। So A answer सही है। Question number 49, in C3 plant Calvin cycle operates in stroma of bundle sheath cell chloroplast, grana of bundle sheath cells of chloroplast, grana of mesophyll chloroplast, stroma of mesophyll chloroplast। तो 49 का आंसर हो जाता है स्ट्रोमा ऑफ बंडल शीथ क्लोरोप्लास्ट, केल्विन साइकिल। 50 नंबर, शुगर कैन शोस हाई एफिशिएंसी ऑफ CO2 फिक्सेशन बिकॉज इट परफॉर्म्स, ये क्या करते हैं? केल्विन साइकिल EMP पाथवे, HS के पाथवे, TCA साइकिल, ये HS के पाथवे दिखा रहे बिकॉज HS के पाथवे C4 प्लांट में होता है और शुगर कैन C4 प्लांट कैटेगरी में आती है। यस, सो थैंक यू गाइस।